Hi बच्चा पारी, this is विभूति खरे, your science educator. Welcome back to our channel Science Club by विभूति मैम। और आज के इस सेशन में हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स को हम एकदम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। मतलब कि इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास हैं। तो अब बारी आती है चैप्टर के सारे टॉपिक्स को एक साथ रिवाइज करने की, यानी कि ये होने वाला है एक वन शॉट रिविजन लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। और बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आ जाओ, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अब देखो बेटा, इस चैप्टर में ना आपको सबसे पहले ये जो टर्म है हेल्थ, इसका मतलब समझाया जाता है। इस शब्द को आपको डिफाइन करना सिखाया जाता है। अब देखो, जनरली ऐसा होता है कि ये जो टर्म है ना हेल्थ, इसे हम रिलेट करते हैं फिजिकल फिटनेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है पप्पू, और मैं आज पप्पू को अपने साथ लेकर के आई हूँ ताकि आप सभी से इसकी जान पहचान मैं करवा सकूं। तो मैंने आपसे बोला कि गाइज मीट माय फ्रेंड पप्पू, और पप्पू के बारे में मैंने आपको बताया कि पप्पू ना एकदम फिजिकली फिट है। तो आप बोलोगे कि मैम पप्पू फिजिकली फिट है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि पप्पू को कोई भी बीमारी नहीं है, ना छोटी बीमारी ना बड़ी बीमारी। अरे उसको तो सर्दी भी नहीं है, वो एकदम फिजिकली फिट है। उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स एकदम प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये इतना फिट है कि अगर मैं बोलूं पप्पू से कि पप्पू तुम अभी के अभी क्या करो, 2 किलोमीटर दौड़ जाओ, तो दो क्या, ये 3 किलोमीटर दौड़ जाएगा। ये इतना फिट है। तो कहीं ना कहीं पप्पू की इस फिजिकल फिटनेस को देख करके तुम्हारे दिमाग में थॉट आएगा ना कि मैम पप्पू तो बढ़िया है, पप्पू तो हेल्दी है, उसकी हेल्थ अच्छी है। बताओ ये थॉट आएगा कि नहीं आएगा? और बेटा ऐसा नहीं है कि ये थॉट सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आएगा। अरे मैं किसी भी इंसान को अगर पप्पू के बारे में बताऊंगी ना, तो उसकी फिटनेस को देख करके वो इंसान भी यही बोलेगा, हर इंसान यही बोलेगा कि हाँ पप्पू हेल्दी है, उसकी हेल्थ अच्छी है। अब ये जो हम पप्पू की हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं बेटा, ये इतना भी देखा जाए तो गलत नहीं है। गलत नहीं है लेकिन पूरा सही भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हेल्थ में सिर्फ फिजिकल फिटनेस को कंसिडर नहीं किया जाता। हेल्थ में सिर्फ फिजिकल फिटनेस को ही नहीं कंसिडर किया जाता, बल्कि सोशल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, ये सारे एस्पेक्ट्स भी कंसिडर किए जाते हैं हेल्थ में। अब आप बोलोगे कि मैम आपने इतने हैवी वर्ड्स हम पर छोड़ दिए हैं, सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, की कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना है, सब कुछ तुम्हें समझ में आता जाएगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ, तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा उस एग्जाम्पल से, ठीक है? तुम्हारी क्लास में एक स्टूडेंट है, मतलब तुम्हारा क्लासमेट है। फ्रेंड नहीं बोलूंगी, क्लासमेट ही बोलूंगी, ठीक है? वो जो तुम्हारा क्लासमेट है बेटा, वो बहुत ही अजीब सा बिहेव करता है। मतलब जैसे कि तुम बिहेव करते हो, तुम्हारे दूसरे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स बिहेव करते हैं, वो उस तरीके से बिहेव नहीं करता। किसी से बात ही नहीं करता, बिल्कुल भी बात नहीं करता। डेली स्कूल आएगा, सारी क्लासेस अटेंड करेगा, क्लास में आएगा तो उसकी जगह भी फिक्स है, लास्ट बेंच पर कॉर्नर पर जाकर के बैठ जाएगा और चुपचाप पढ़ाई करता रहेगा, एकदम गुमसुम रहता है। किसी ने अगर उससे आकर के बात भी करी ना, तो जितना पूछा है उतना जवाब दे देगा, खुद से कोई बात एक्स्ट्रा नहीं करता है। अच्छा, पढ़ाई में अच्छा है, ये नहीं बोल सकोगे कि तुम पढ़ाई नहीं करता है। वो पढ़ाई करता है, वो पढ़ाई में अच्छा है, उसके एग्जाम्स में मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गुमसुम सा रहता है, किसी से बात ही नहीं करता। जैसे तुम स्कूल जाते हो तो ऑब्वियसली पढ़ाई तो करते हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जब तुम अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से मिलते हो तो बातचीत करते हो, कॉन्वर्सेशन होती है, राइट? थोड़ी सी मस्ती मजाक भी चलता रहता है, साथ में बैठ के लंच करते हो, साथ में जाकर के खेलते हो। तो जैसे बाकी बच्चे नॉर्मली बिहेव करते हैं, वैसा वो बिहेव नहीं करता है। स्कूल में जो तुम 6 से 7 घंटे स्पेंड करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, तो उन 6 से 7 घंटों में तुम्हारा काफी ज्यादा इंटरेक्शन होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, है ना? तुम अच्छे बातचीत करते हो। कुल मिलाकर के वो जो स्कूल के 6 to 7 आवर्स होते हैं, वो तुम बहुत अच्छे से स्पेंड करते हो, अच्छा तुम्हारा टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन ये बात तुम्हारे उस क्लासमेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।
रहेगा तो वो स्कूल में 6 से 7 घंटों के लिए, लेकिन मतलब अजीब ही बिहेव करेगा। जैसे मान लो कि तुम गए उसके पास कि भाई आजा अपन जो ना साथ में लंच करते हैं, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरा तो पेट दुख रहा है, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं नहीं खाऊंगा। फिर आपने जा करके बोला कि भाई आज ना वो क्रिकेट मैच है सेक्शन ए और बी के बॉयज़ के बीच में, चलो अपन चलते हैं। तो वो बोलेगा नहीं 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 मुझे तो पसंद ही नहीं है क्रिकेट, मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे नहीं जाना। तो ऐसा नहीं है कि तुम या कोई भी जो है ना उससे दोस्ती नहीं करना चाहता, उसको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहता, तुम चाहते तो हो और तुम कोशिश भी कर रहे हो, बट अगर वो बच्चा ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं तो बेटा तुम भी गिव अप कर ही दोगे ना कि यार कैसा है ये, हम तो जाकर के इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ भाई साथ में लंच कर लो खेलो, पर ये आ ही नहीं रहा, ये इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा। तो तुम भी गिव अप कर दोगे ना कि भाई अगर इसको नहीं करनी है फ्रेंडशिप तो ना करे, हमारे पास क्या वैसे भी फ्रेंड्स की कमी है क्या, हमारे पास तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इसको नहीं बनना तो ये ना बने। और अगर तुम ऐसा करोगे, तुम अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत नहीं हो। नॉर्मली कोई भी ऐसा इंसान जो है ना वो ऐसे ही बोलेगा कि भाई अगर तो तुझे इंटरेस्ट है तो हमसे बात कर, हमारे साथ लंच कर, है ना, इंटरेस्ट अपना दिखाओ। तो भाई नहीं करनी है फ्रेंडशिप मत करो, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारी ही क्लास की क्लास टीचर मैं हूं, तो मैंने भी क्या करा, तुम्हारे उस क्लासमेट का ये जो वियर्ड बिहेवियर है ये मैंने नोटिस किया, तो यार मुझे चिंता हो गई। भाई देखो मैं तो टीचर हूं ना, तो मुझे तो अपने सारे ही बच्चों की फिक्र होती है। तो मैंने देखा और फिर मैंने उससे जाकर के पूछा कि बेटा तुम लंच क्यों नहीं कर रहे हो, या तुम बाकी बच्चों के समान बाहर जाके खेल क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है, कहीं तुम्हारा पेट तो नहीं दुख रहा। तो उसने बोला कि नहीं 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 मैम, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे फीवर भी नहीं है, मेरा पेट भी नहीं दुख रहा है, बस मुझे नहीं जाना, मुझे क्लास में रहना है, मुझे यहीं बैठना है। अब जो है ना अगर कोई इस तरीके से बिहेव करे 1 दिन 2 दिन तो चलो समझ में भी आता है, पिछले 6-7 महीने से जब से वो बच्चा आया है क्लास में स्कूल में, तो वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है। तो फिर मुझे टेंशन हो गई, फिर मैंने उस बच्चे के पेरेंट्स से बात करी, मैंने कहा कि भाई ये ना स्कूल में ऐसा ऐसा करता है। तो फिर उसके मम्मी पापा ने मुझे बताया कि मैम सिर्फ क्लास में नहीं, ये जो हमारा बच्चा है ना ये घर पर भी ऐसे ही बिहेव करता है कि स्कूल से घर आएगा, घर आकर के सीधे अपने रूम में चला जाएगा, वहीं बैठ करके खाना पीना खाएगा, थोड़ी देर सो जाएगा, फिर उठेगा पढ़ाई करेगा, बाकी टाइम जो ना फोन चलाएगा। इसके जो पड़ोस में जो मोहल्ले में जो फ्रेंड्स हुआ करते थे वो इसको बुलाते भी हैं, बट ये जाता ही नहीं है, ये बस अपने ही कमरे में घुसा रहता है। हम इसको बुलाते भी हैं कि बेटा बाहर आ जाओ, है ना, मम्मी ने बोला कि मैं इसको बुलाती हूँ कि बेटा बाहर आ जा, खाना खा ले, साथ में बैठ के टीवी देख ले, बताओ मुझे कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, कोई नया तुम्हारा फ्रेंड बना कि नहीं बना, आज तुमने क्या किया, ये कुछ शेयर ही नहीं करता। तो उस बच्चे के पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मैम ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्कूल में ही ऐसा करता है, ये घर में भी ऐसे ही करता है, किसी से बात नहीं करता, जो पहले इसके दोस्त हुआ करते थे उनसे भी ये बात नहीं करता, बस अपने ही कमरे में रहता है, हमसे भी बात नहीं करता, ये अपनी माँ से भी बात नहीं कर रहा है, बताओ अब क्या करें। फिर मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा कि भाई क्या ये हमेशा से ही ऐसा है, बचपन से ही ऐसा है क्या, कि शाय है, इंट्रोवर्ट है, बात नहीं करना चाहता। तो फिर उस बच्चे के पापा ने बताया कि नहीं मैम, बचपन से ही ऐसा नहीं है, बल्कि बचपन से ये बहुत ही चीयरफुल टाइप का बच्चा रहा है, खूब मस्ती मजाक, है ना, पढ़ाई में तो अभी भी अच्छा ही है, पहले भी और अच्छा था। तो मैम हमेशा से ही ऐसा नहीं था, पिछले 1 साल से जो है इसका इस तरीके का बिहेवियर हमें जो है ना समझ में आ रहा है, पिछले 1 साल से इसका जो बिहेवियर है ये चेंज होते 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 ऐसा हो गया है। तो हमेशा से वो बच्चा ऐसा नहीं था, अभी हुआ है 1 साल पहले से। तो फिर मैंने उसके पेरेंट्स से और पूछताछ करी, मैंने पूछा उनसे कि भाई 1 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि इसका बिहेवियर जो है ना इतना चेंज होने लग गया। तो उसके मम्मी पापा ने बताया कि मैम 1 साल पहले ना कुछ इंसिडेंट हुआ था इसके साथ, शायद उसका सदमा लगा है इसे, ट्रॉमा में है ये अभी भी, और उस ट्रॉमा से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि हमने तो यही नोटिस किया कि 1 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था इसके साथ उसके बाद से ही इसका जो बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हुआ, उसके पहले तक तो ये बिल्कुल ठीक था, एकदम नॉर्मली बिहेव कर रहा था।
फिर मुझे सारी चीज़ें समझ में आई, मैंने लिंक बिठाई और फिर मैंने उस बच्चे के पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि भाई मैम एंड सर, आप लोग एक काम करिए, आप इस बच्चे को एक थेरेपिस्ट के पास लेकर के जाइए, क्योंकि आपके बच्चे को थेरेपी चाहिए। तो उस बच्चे के मम्मी पापा ने बोला कि मैडम कौन सी बीमारी है इसको, इसको तो कोई बीमारी नहीं है, फिजिकली फिट है, तो हम इसको किसी डॉक्टर के पास लेकर के क्यों जाएं। तो मैंने उन्हें समझाया कि हाँ, आपका जो बच्चा है वो फिजिकली तो फिट है, आपके बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, उसके बॉडी के सारे पार्ट्स भी क्या कर रहे हैं, एकदम प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन मेंटली तो आपका बेटा फिट नहीं है। और बेटा, अगर मैं बोल रही हूं कि कोई बच्चा मेंटली फिट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल हो गया, ठीक है, वो पागल नहीं है, लेकिन कुछ तो उसके साथ इशू है। जैसे कि उसके मम्मी पापा ने बोला कि 1 साल पहले जो इसके साथ हादसा हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से ही ऐसा हो गया है, उसके पहले तक तो ठीक था, तो प्रोबेबली वो अभी सदमे में है, ट्रॉमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो उसके पेरेंट्स को मैंने समझाया कि आप इसको लेके जाओ थेरेपिस्ट के पास, वो इसको थेरेपी देगा, जो भी इसके साथ बुरा हुआ है उससे बाहर निकालने की वो कोशिश करेगा। जब बच्चा बाहर निकलेगा तब जाकर के वो नॉर्मल लाइफ अपनी जी पाएगा ना। वरना पता है क्या होता है बेटा, डिप्रेशन, तो तुमने ये इस शब्द को तो तुमने सुन रखा होगा, डिप्रेशन। बेटा, डिप्रेशन एक इतनी खराब बीमारी है ना कि अगर नॉर्मल कोई बीमारी होती है इंसान को तो वो दिख जाती है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे किसी दोस्त को सर्दी हो गई है, तो तुम्हें उसको देखने से ही समझ में जाएगा ना कि उसको सर्दी हो रही है, उसकी नाक बहेगी, उसकी आवाज बदल जाएगी, है ना, उसको फीवर भी रहेगा। तो जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो अपन उसको देख के बता देते हैं कि हाँ, इसकी तबीयत खराब है। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन में रहता है ना, तो तुम उसको देख करके बता ही नहीं सकते कि वो डिप्रेशन में है। और अगर सही टाइम पर किसी इंसान को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाला गया बेटा, तो डिप्रेशन में रह करके इंसान के दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि एक हद के बाद तो इंसान को अपनी लाइफ ही नेगेटिव लगने लग जाती है। और जब ऐसा होता है तो फिर वो कदम उठाता है जो उसको नहीं उठाना चाहिए, मतलब इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करने लग जाता है। उसको अपने आसपास इतनी नेगेटिविटी दिखती, इतनी नेगेटिविटी दिखती है कि उसको लगता है कि भाई मेरे तो लाइफ का कोई मतलब वो रहा ही नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं, किस लिए जी रहा हूं, बर्बाद मेरा जीवन। तो वो जाकर के बेटा मरने की कोशिश करने लग जाता है। तो डिप्रेशन से टाइमली इंसान को बाहर निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने उसके मम्मी पापा को बोला कि भाई अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि आपका जो बच्चा ना वो अभी इतने डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको समय पर जो है ना डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाला तो फिर ये क्या से क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको लेकर के जाओ और इलाज करवाओ उसका। तो कहने को तो वो जो बच्चा है बेटा वो फिजिकली फिट है, उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेंटली तो वो फिट नहीं है ना। आया समझ में मेंटल वेलबींग का मतलब? आप समझाती हूँ सोशल वेलबींग का मतलब। मेरी सोसाइटी में ना बेटा, मेरी एक पड़ोसन थी। मेरी पड़ोसन मतलब मेरी ही एज की एक लड़की रहती थी मेरे पड़ोस में, मेरे नेबर, मेरी नेबर ही थी वो, ठीक है। उसके घर में उसके मम्मी पापा थे, दादी बाबा थे, एक छोटा भाई भी था, और वो मेरी ही एज की थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने घर में, गर्मी का मौसम था, तो मेरे घर में जो बगीचा है उसमें जो पौधे लगे हुए हैं मैं पानी डाल रही थी, ठीक है। गलती से थोड़ा सा पानी उसके घर चला गया। और ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा पानी अगर उसके घर में गया तो उसका कुछ नुकसान हो गया कि कुछ गीला हो गया, नहीं। मेरे बगीचे का पानी, थोड़ा सा पानी उसके बगीचे में चला गया और कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो भी गर्मी का मौसम था तो वो 15 से 20 मिनट में वो पानी सूख भी जाता। लेकिन जैसे ही उस लड़की को ये बात पता चली, वो आ गई मुझसे लड़ाई करने के लिए कि कैसे तुम्हारे घर का पानी मेरे घर में आ गया। तो मैंने उसको सॉरी भी बोला। मैंने कहा भाई, बहन, भाई नहीं बहन, मुझे माफ कर दो, गलती से मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हारे घर में पानी फेंकूं। मैं अपने बगीचे में पौधों में पानी डाल रही थी, गलती से थोड़ा सा पानी तुम्हारे बगीचे में आ गया, आई एम सॉरी। और आज की वजह से नहीं होगा, और जो पानी गया वो सूख जाएगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन उसने मेरी एक नहीं बात मानी, एक बात सुनी नहीं। उसने जो मुझसे लड़ाई करी है, पूरी सोसाइटी ने देखा कि भाई इनके बीच में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई ऐसा भी मुझसे क्या हो गया कि जो है ना ये इतने जोर जोर से मुझसे लड़ाई कर रही है। खैर, जो भी हुआ सो हुआ। फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए मुझे एक चीज रियलाइज हुई, क्या, कि वो जो लड़की है, जो मेरी पड़ोसन है,
वो सिर्फ उसने मुझसे लड़ाई नहीं करी, बल्कि वो हर इंसान से लड़ाई ही करती है। अपने घर पे भी लड़ाई करेगी, मम्मी पापा से, दादी बाबा से भी बदतमीजी से बात करेगी, छोटे भाई को तो वो लगा ही देती है कि आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। मोहल्ले पड़ोस में भी पहले तो सिर्फ मुझसे लड़ाई हुई थी, धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि यार वो तो सभी से लड़ाई करती है, सब्जी वाले से भी जाके लड़ाई कर लेगी, मतलब हर किसी से वो लड़ाई ही करती रहती है। पता है क्यों? इससे मुझे ये एक चीज समझ में आई कि दिखने में तो लड़की एकदम फिजिकली फिट है, कोई बीमारी नहीं है, मेंटली वो एकदम फिट है, लेकिन उसको 4 लोगों से बात करना ही नहीं आता, उसे बिहेव करना नहीं आता। देखो बेटा, हम जो है ना इंसान, हम सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब ये है कि हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, हम 4-5 लोगों के साथ रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम पैदा हुए, जैसे थोड़े से बड़े हुए, चले गए जंगल, किसी पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए और अब पूरी जिंदगी क्या करेंगे, पेड़ पर ही बैठे रहेंगे, मतलब बाकी दुनिया से, मम्मी पापा से, फैमिली से किसी से मतलब नहीं है। ऐसा तो नहीं होता ना। हम सोशल एनिमल हैं, हमारी एक सोशल लाइफ होती है, हम 4 लोगों के साथ ही रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो हमें लोगों से बिहेव करना, उनसे बात करनी आनी चाहिए। लेकिन जिस पड़ोसन की मैं आपको बात बता रही हूं, उसको कुछ भी नहीं आता था। दिन भर, मतलब जब तक मुंह ना ही खोले ना बेटा, तब तक ही वो अच्छी लगती थी। जहां उसने मुंह खोला तो बस लड़ाई करना ही शुरू कर देती थी, इससे लड़ाई उससे लड़ाई, मतलब सबसे फाइट करती थी वो। तो कहने को तो ना वो डिप्रेशन में है, वो मेंटली भी फिट है, वो फिजिकली भी फिट है, लेकिन अगर उसकी जो लोगों से बात करने का अगर उसको तरीका नहीं है, अगर उसको बिहेव करना ही नहीं आता है, तो क्या मैं उसको सोशली फिट बोलूंगी? कि क्या वो सोसाइटी में फिट बैठ रही है? नहीं बैठ रही है। कि जहां मान लो कि एक पार्टी हो रही है, पार्टी में जैसे ही वो पहुंची, सारे लोग डर गए कि बाप रे, इससे तो दूर ही रहो, इससे तो बात ही मत करो, क्योंकि किस बात का इसको बुरा लग जाए, किस बात पर ये लड़ाई शुरू कर दे, हमें ही नहीं पता। दिवाली हुई है ना, मान लो दिवाली, जैसे दिवाली आ रही, तो दिवाली का फेस्टिवल आया, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी पाओ, है ना। अब दिवाली का त्योहार है, जाके मैं इसको विश करती हूँ, इसको मिठाई देती हूँ, तो शायद जो है ये मेरी फ्रेंड बन जाए। तो मैंने कोशिश भी करी जाकर के उससे दोस्ती करने की, उसको मैंने फिर से सॉरी बोला, मैंने उसको बोला कि बहन जो भी हुआ हुआ, छोड़ दे उसको, अब अपन जो ना फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन वो मेरी फ्रेंड बनने को रेडी नहीं, वो तो उल्टा गुस्सा करने लगी कि कोई जरूरत नहीं मेरे घर आने की, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाई। अब बताओ। तो इस तरह का बेटा अगर इंसान मान लो कि तुम्हारे आस पड़ोस में आ गया या तुम्हारे जान पहचान में है, तो तुम उससे बात करने की कोशिश करोगी क्या? नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम बात करने गए और अगर उसको गुस्सा आ गया तो वो तुमसे क्या करेगा, लड़ाई कर लेगा या कर लेगी, तो तुम भी दूर भागोगे कि ओ बाप रे। तो ऐसा जो इंसान है बेटा, तुम उसको हेल्दी बोलोगे क्या? तुम भी सोचोगे ना कि क्या पागल है ये। कहने को वो पागल नहीं है, कोई मेंटल डिसऑर्डर, कोई बीमारी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन सोशली बिहेव करना नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है, सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, ये सारी चीजें आती हैं हेल्थ के अंदर। और देखो क्या बोला गया है, व्हाट डू द न्यूज क्लिपिंग्स ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू अबाउट पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री? इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिसीजेस? क्या हेल्दी होने का मतलब यही है कि बस बीमारियां नहीं है? कि अगर किसी को बीमारी नहीं, जैसे कि मैं अपनी पड़ोसन की बात बता रही हूँ, उसको कोई बीमारी नहीं है, अरे उसको तो कभी सर्दी जुकाम भी नहीं होता है, दूसरों को कर देगी लेकिन उसको खुद को कभी नहीं होगा, उसका तो कभी सर भी नहीं दुखेगा, लेकिन क्या उसको मैं हेल्दी बोलूंगी? कतई नहीं। So is being healthy just about not having diseases? Health also includes feeling good physically, staying positive and having strong relationships. कि healthy होने का मतलब क्या है कि आप physically अच्छा feel करो, ठीक है, positive रहो, positive सोचो, positive thoughts आए आपके दिमाग में, और strong relationships आपकी रहें। किसके साथ? अरे अपने जान पहचान वालों के साथ भाई, अपने नेबर्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। क्या मतलब आपकी लाइफ में
जो भी इंसान आ रहा है, चाहे आपका फैमिली मेंबर बनके, आपका नेबर बनके, आपका दोस्त बनके, आपका क्लासमेट बनके, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उसके साथ क्या कर रहे हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो। अगर बहुत किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं है तो कम से कम लड़ाई भी तो मत रखो। A healthy person takes care of their body, maintains a positive mindset and enjoys social life. एक healthy इंसान जो होता है बेटा, वो अपनी बॉडी का ध्यान रखेगा, पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो मेंटेन करेगा एंड अपनी सोशल लाइफ भी वो एंजॉय करता है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इज ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी। A grade 8 student moved to a new school in another city. तुम्हारी क्लास का मतलब क्लास 8 का ही एक स्टूडेंट रहा है बेटा, वो एक नए शहर में गया। उसको हो सकता है कि पापा का ट्रांसफर हुआ हो और वो एक नए शहर में गया, विद नो फ्रेंड्स इन हिज न्यू एनवायरमेंट एंड बिजी पेरेंट्स एंड ही फेल्ट लोनली। होता है ना, जब अपन ट्रांसफर होकर के किसी नए शहर में जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स जो होते हैं वो पुराने वाले शहर में ही छूट जाते हैं। अब नया शहर है, नए लोग हैं, तो ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, ज्यादा क्या फ्रेंड्स है ही नहीं, ठीक है ना। और उसके मम्मी पापा भी कैसे हैं, हो सकता है जॉब करते हो तो वो बिजी रहते हो। तो उस बच्चे को ना बहुत ही लोनली फील होने लग गया, मतलब बहुत ही अकेला अकेला सा फील होने लग गया। टू कोप ही स्पेंट मोर टाइम ऑन हिज फोन। अब वही है कि कोई है नहीं बात करने के लिए, कोई दोस्त नहीं, मम्मी पापा भी ऑफिस गए हुए बिजी हैं, तो क्या हुआ, उठाया फोन और चलाने लग गए। तो बच्चे ने भी यही करा कि ही स्पेंट मोर टाइम ऑन हिज फोन एंड सोशल मीडिया। लेकिन उससे क्या हुआ, उसकी जो सिचुएशन है वो और बुरी हो गई। उसने सोचा था कि मैं अकेला फील कर रहा हूं, मैं लोनली फील कर रहा हूं, मैं बोर हो रहा हूं, तो चलो मैं काम करता हूं, मैं फोन उठा करके चलाता हूं, है ना, मेरा टाइम पास हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पास के चक्कर में बेटा उसकी सिचुएशन और खराब होती गई। ही स्टॉप्ड ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स। अब क्योंकि उसको सोशल मीडिया में बेटा इतना मजे आने लग गई, फोन में ही आप बोल सकते हो कि गेम्स खेलने में इतनी मजे आने लग गई कि अब उसने अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, मैं अपने दोस्त बनाऊंगा ही नहीं, उनके साथ मैं खेलूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फोन में क्या है, मैं तो गेम खेल रहा हूं, मैं तो पबजी खेल रहा हूं, तो मैं क्यों जो है ना बाहर निकल करके दोस्त बनाऊं, क्यों मैं मेहनत करूं। हैड हेडेक्स, लॉस्ट वेट एंड कुड नॉट स्लीप वेल। अब वही वाली बात है बेटा, ज्यादा से ज्यादा समय अगर बच्चा क्या करेगा, फोन में घुसा रहेगा, फोन चलाएगा, तो आंखें खराब हो जाएंगी कि नहीं खराब हो जाएंगी। आंखों पर जोर पड़ता है बेटा, आंखों पर जोर पड़ेगा तो सर दुखेगा, ठीक है, ठीक से नींद नहीं आएगी। देखो ऐसा होता है, कभी अगर आपने ये चीज नोटिस करी हो तो मुझे बताना, जब हम बाहर निकल करके कोई फिजिकल लेबर करते हैं, फिजिकल लेबर इन द सेंस कि कुछ नहीं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने ही चले गए, ठीक है, या सिंपल वॉक पर चले गए, रनिंग पे चले गए, मतलब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर करते हो 1-2 घंटों की, उसके बाद में जो तगड़ी भूख लगती है कि अरे मम्मी एक रोटी नहीं, आज तो एक और रोटी लेकर के, आज बहुत भूख लगी है। होता है कि नहीं होता कि अगर हमने कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी करी है, फिजिकल लेबर किया है, तो उसके बाद क्योंकि उस फिजिकल एक्टिविटी को करने में हमारी काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो बॉडी में आप ऐसा फील करते हो ना कि यार मतलब भूख लगी है, ज्यादा खाना चाहिए, आज तो हम 2 की जगह 4 रोटी खा लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता। और कभी अगर ऐसा हो कि पूरे दिन जो है ना आप घर पे ही रहो, घर से बाहर ही ना निकलो, और घर के अंदर भी हो ना, तो कुछ ज्यादा आपने काम ना किया हो, बिस्तर पे बस आप पड़े रहे हो पूरा दिन, तो उस दिन ऐसा होता है कि भूख ही नहीं लगती। मम्मी बोलेंगी भी कि बेटा आज तुमने जो ना लंच नहीं करा, तो आप बोलोगे कि मम्मी आपने तो ब्रेकफास्ट में ही जो है ना आलू के पराठे खिला दिए थे, अब लंच का टाइम तो हो गया लेकिन भूख ही नहीं लग रही है। तो आपकी मम्मी ने बोला कि आलू के पराठे तो बेटा तुमने कल भी सुबह खाए थे ब्रेकफास्ट में, और फिर लंच में तुमने 4 पराठे और खाए थे कि भूख लगी मम्मी, भूख लगी है, भूख लगी है। तो आज भी तो सेम ही मेन्यू था, आज भी तो तुमको हमने ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे खिलाए हैं, आज क्यों नहीं लंच कर रहे हो तुम, आज क्यों तुम्हें भूख नहीं लगी? क्योंकि कल तुम घर से बाहर निकले थे, तुमने काम किया था, तुम्हारी एनर्जी इन्वेस्ट हुई थी, तो तुम्हें भूख लगने लग गई थी, तो फिर तुमने प्रॉपर्ली टाइम पर आकर के लंच किया था, लंच में भी तुमने 4 पराठे खाए थे। अब आज क्योंकि तुम घर पर ही रहे, घर पर भी तुमने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, तुम बिस्तर पे ही पड़े रहे, टीवी देखते रहे, फोन चलाते रहे, तो तुम्हारी एनर्जी ही खर्च नहीं हुई। एनर्जी खर्च नहीं हुई तो बॉडी को भी ये बात पता चली, तो भूख नहीं लगी। ऐसा होता है कि नहीं होता?
तो जब एक इंसान बेटा हेल्दी होता है, देखो दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर एक इंसान हेल्दी है तो ही जो है ना वो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाएगा, फिजिकल लेबर कर पाएगा। और जब वो फिजिकली किसी काम में इन्वॉल्व होता है तो फिर बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, फिर उसको वापस से लाने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। तो ये जो बच्चा है जिसकी मैं बात बता रही हूँ, ये पूरा टाइम क्या करता था, फोन में ही लगा रहता था, घर से बाहर ही नहीं निकलता था, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती थी इसकी, तो इसको ज्यादा भूख भी नहीं लगती थी, ये टाइम से खाना भी नहीं खाता था। और अगर टाइम से खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा, वेट कम होगा कि नहीं होगा। एक तो पूरे टाइम फोन चला रहा है, आंखों पे जोर पड़ रहा है, सर दुख रहा है, नींद नहीं आ रही है, ऊपर से इसका वजन भी कम हो रहा है। अ डॉक्टर एडवाइज्ड लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग अ काउंसलर। फिर डॉक्टर ने उसके मम्मी पापा को टेंशन हुई कि बाप रे इसको क्या हो रहा है, घर से बाहर नहीं निकलता फिर भी वजन कम होता जा रहा है, सर दुख रहा है पूरे टाइम और जो है ना सो नहीं पा रहा है रात में। तो मम्मी पापा लेके गए उसको डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कि भैया इसको जो है ना काउंसलर के पास लेकर के जाओ। पहली बात तो जो फोन चला रहा है ये दिन में 6-6 घंटे, उसको कम करो, स्क्रीन टाइम कम करो और इसको काउंसलर के पास लेकर के जाओ, इसको काउंसलिंग की जरूरत है। द स्कूल काउंसलर अरेंज्ड हेल्प टू सपोर्ट हिम इन मेकिंग फ्रेंड्स। फिर काउंसलर को भी समझ में आ गया कि भाई इसके दोस्त नहीं है, इसलिए जो है ना ये पूरा टाइम घर पे फोन चलाता रहता है। जहां इसके दोस्त बनेंगे, घर से बाहर निकलेगा, टाइम स्पेंड करेगा उनके साथ, बातचीत करेगा, है ना, और खेलेगा कूदेगा मस्ती करेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। सो school counselor arranged help to support him in making friends and improving his health. ठीक है, think and reflect. Okay, as per the World Health Organization, WHO भी बेटा क्या बोलता है, health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being। की health का क्या मतलब है, physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease। की बोल देना कि अरे कोई बीमारी नहीं है, हम फिट है, हम हेल्दी है, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। सोशल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग का होना जरूरी है। द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग and not merely the absence of disease. A healthy person can perform various tasks more efficiently and cope well in different and difficult situations। देखो ये तो सही बात है, अगर आप हेल्दी रहोगे, अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आप क्या कर सकोगे, काम कर सकोगे। जैसे तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हारे पास तो एक ही काम है पढ़ाई करने का, वो भी अगर जब तुम्हें कोई तबीयत खराब हो जाती है ना, तो पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पाती। मतलब तुम्हारे पास तो एक ही काम है करने का, और वो भी अगर तबीयत खराब हो गई तो वो तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते हो। जैसे मान लो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, ठीक है, कुछ नहीं तो फूड पॉइजनिंग हो गई है, पेट दुख रहा है और तुम्हारे एग्जाम्स भी पास में आ गए हैं, तो मम्मी पापा ही मना कर देते हैं कि बेटा तुम पहले तबीयत तो ठीक कर लो, जब तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद में पढ़ाई कर लेना, स्कूल चले जाना, और अभी तो तुम क्या करो, घर पर रह करके ही रेस्ट करो। तो जब आप हेल्दी होते हो, जब आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, तभी आप सारे काम कर सकते हो, वो भी एफिशिएंटली कर सकते हो। और अगर हेल्थ खराब है, अगर कोई बीमारी हो गई है ना, या किसी भी तरीके से अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपके जो काम है, आपके जो डेली टास्क हैं, वो आप ठीक से नहीं कर पाते हो, आप एफिशिएंटली नहीं कर पाते हो। ठीक है, अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विद पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। एक हेल्दी इंसान जो होता है, वो सीधी सी बात है, हेल्दी हम बोल रहे हैं ना, मतलब वो फिजिकली भी अच्छा है, मेंटली भी अच्छा है, सोशली भी अच्छा है, कि 4 लोगों के साथ जा रहा है तो उनसे अच्छे से बात करेगा, है ना, बदतमीजी नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा अननेसेसरीली। चलिए, अब इसके बाद में हेल्थ का मतलब समझ में आ गया ना, हेल्थ को डिफाइन करना हमें आ गया, गुड हेल्थ का क्या मतलब है हमें ये समझ में आ गया। अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है मैम, समझ में आ गया कि हेल्थ का मतलब क्या है और अच्छी हेल्थ का मतलब क्या है, पर अब बात यह है कि गुड हेल्थ या अपनी हेल्थ को हम अच्छा बनाएं कैसे। तो ये बात तुमको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती है, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने होते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तुम्हें बस जरूरत होती है तो एक प्रॉपर रूटीन की, और उस रूटीन को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने की। देखो मैं तुम्हें एक बहुत ही क्लियर बात बता दे रही हूं कि हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसको अच्छा बनाने के लिए ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़े कि मैम हम तो थक गए अपनी हेल्थ को अच्छा करते करते, हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता।
तुम्हारे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगने वाले हैं अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। इट्स जस्ट दैट तुम्हारे पास एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, और अगर उस रूटीन को तुम डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें क्लियरली बेटा अपनी हेल्थ में डिफरेंस दिखाई देने लग जाएगा। जैसे मान लो कि तुमने अपने लिए कोई रूटीन बनाया, और अगर तुम उस रूटीन को रिलीजियसली 15 दिन के लिए फॉलो करो तो विद इन 15 डेज तुम्हें अपनी ही हेल्थ में एक डिफरेंस नजर आएगा कि मैम 15 दिन पहले हमारी हेल्थ कुछ अलग होती थी, और क्योंकि इन 15 दिनों में हमने एक रूटीन फॉलो किया तो उसके बाद हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हम खुद फील कर पा रहे हैं, ऐसा तुम मुझसे बोलोगे। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई करना क्या है। मान लिया कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, बट उसके अलावा करना क्या है ना? तो यहां देखो, प्रॉपर स्लीप, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट डू टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। कि अच्छी नींद लो। अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, देखो तो कम से कम तुम्हारी 7 से 8 घंटे की बेटा नींद तो होनी मस्ट है। क्योंकि देखो क्या होता है, तुम दिन भर जो इतने सारे काम करते हो, हर काम में तुम्हारा ब्रेन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है ना? तुम ये तो नहीं बोलोगे कि मैम हमने ये काम किया था लेकिन इसमें हमने अपना दिमाग नहीं लगाया। अरे हर काम में तुम्हारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है बेटा, एंड ब्रेन इज अ मस्कुलर ऑर्गन। उसको भी रिलैक्स करने का टाइम तुम्हें देना चाहिए ताकि वो उस रिलैक्स वाले पीरियड में अपने आप को रीसेट कर पाए आपके दूसरे दिन के लिए। तो ब्रेन इज अ मस्कुलर ऑर्गन, आपको उसे रिलैक्स करने का टाइम देना चाहिए। और ब्रेन के रिलैक्स करने का टाइम मतलब क्या, जब आप सोते हो ना तभी आपका ब्रेन रिलैक्स कर पाता है, और जब वो रिलैक्स करता है तभी वो अपने आप को रीसेट कर पाता है फॉर योर नेक्स्ट डे। तो अगर आप सोओगे ही 2-3 घंटे तो ब्रेन भी बोलेगा कि भाई 2 से 3 घंटे में मेरा क्या होगा, मुझे तो ठीक से रीसेट होने का टाइम भी नहीं मिला, मैं कैसे रिलैक्स करूं। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तुम्हारी होनी चाहिए। इतना टाइम जो तुम अपने ब्रेन को दोगे तब वो रिलैक्स कर पाएगा, और नेक्स्ट डे के लिए तभी वो रीसेट कर पाएगा अपने आप को। तुम्हारे साथ दिन भर में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हर चीज शेयर करो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर फ्रेंड्स के साथ तुम इतने कंफर्टेबल नहीं हो तो एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ तो तुम चीजें शेयर कर ही सकते हो ना। अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो वो शेयर करो, अगर कुछ बुरा हुआ है, किसी ने तुम्हें स्कूल में बुली किया है तो वो भी तुम अपने मम्मी पापा को बताओ। क्योंकि जब हम चीजें शेयर करते हैं, जब हम बातें शेयर करते हैं, तब ही लोग हमारी हेल्प कर पाते हैं। तुम अगर चुप होकर के बैठ जाओगे कि अगर तुम्हें किसी ने स्कूल में परेशान किया, अगर तुम्हें स्कूल में किसी ने बुली किया है, अगर तुम किसी को बताओगे नहीं तो तुम्हारी हेल्प कैसे करेगा। सो बी वोकल। सो प्रॉपर स्लीप, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव सोचोगे, गंदा सोचोगे तो बेटा तुम्हारी लाइफ भी नेगेटिव ही होती जाएगी। अच्छा सोचो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। List some good habits that your parents, teachers or elders often encourage you to follow. How many of these are already a part of your daily routine? Which ones would you like to start following? Add to the list below. Keep yourself clean and maintain personal hygiene. जैसा कि मैंने बोला कि अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, लेकिन क्या क्या करना है वो देख लो। तो हाइजीन सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी तो चलो फिर भी गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, अभी शुरू हो जाएंगे विंटर्स, और विंटर्स में तुम्हारे फिर बहाने आते हैं कि मम्मी आज तो पानी बहुत ही ठंडा है, मम्मी आज नहीं नहाया जाएगा। तो ये बहाने नहीं मारने हैं, ठीक है? ये बहाने नहीं मारने। अगर मारते हो तो नहीं मारने। आप बड़े होते जा रहे हो ना, तो कब तक जो है ठंड में नहाने से बचोगे? नहाओगे नहीं तो फिर हाइजीन कैसे मेंटेन हो पाएगी भाई? तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। खुद को साफ रखो, खुद को साफ रखो। जिस कमरे में तुम रहते हो, जो तुम्हारा रूम है, उसको साफ रखो। जिस घर में तुम रहते हो उसको भी साफ रखो भाई। सिर्फ मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है अपने घर को साफ रखने की, तुम्हारी भी भाई, तुम भी तो रह रहे हो ना उस घर में, तो सफाई मम्मी ही क्यों करें? तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, ठीक है? ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। बेटा अभी तुम्हारी ग्रोइंग एज है, तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, फिजिकल ग्रोथ हो रही है, मेंटल ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ तुम लोग आ रहे हो, पहुंच रहे हो। तो अभी तुम्हारी बॉडी क्योंकि ग्रोथ वाले फेज में है, तो इस समय तुम्हारी बॉडी को
बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इनफैक्ट सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं। तुम्हारी बॉडी को प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए है, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए है, विटामिन चाहिए है, मिनरल्स चाहिए हैं, फाइबर चाहिए, पानी चाहिए। और ये सारे बेटा जो फूड कॉम्पोनेंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये तुम्हें मिलते हैं तुम्हारे घर के खाने से, क्योंकि घर का खाना क्या होता है, एक बैलेंस फूड होता है। रोटी, दाल, सब्जी, चावल, सैलेड, और दिन भर में जो मम्मी तुमको फ्रूट्स काट काट करके देती हैं, इन सब चीजों में बेटा सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए हैं। आ रही है बात समझ में? तो अगर तुम अपनी बॉडी की खुद रिस्पेक्ट करते हो, अगर तुम चाहते हो कि हाँ तुम्हारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ हो जाए, अच्छी डेवलपमेंट हो जाए, सो फॉर दैट आपको अपनी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे तुमने कोई कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा ना कि बिल्डिंग बन रही है, बेटा बिल्डिंग बनाने में क्या चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है, रेत चाहिए होती है, ईंटें चाहिए होती हैं। तो जैसे एक दिन ये सारी चीजें आ गई, फिर उसके बाद में 2 से 3 दिन बाद क्या हुआ, दोबारा से ट्रक आया, उसमें और ईंटें आ गई, और सीमेंट आ गया, और रेत आ गई। आपने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा एक दिन पहले ही तो जो है ना आई थी इतनी सारी ब्रिक्स, उनका क्या हुआ, दोबारा क्यों आ गई? तो फिर आपकी मम्मा ने बताया कि भाई बिल्डिंग अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जैसे जैसे बिल्डिंग बन रही है वैसे वैसे और ईंटें और सीमेंट और रेत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर डिमांड है तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है। ऐसे ही तुम्हारी बॉडी की डिमांड है न्यूट्रिएंट्स की, और अगर डिमांड है तो फिर उसको फुलफिल करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिमांड आ रही तो उसकी सप्लाई बढ़ाओ, बैलेंस डाइट लो। ये नहीं कि बाहर जाकर के जो है ना फ्रेंड्स के साथ चाउमीन खाएंगे, मंचूरियन खाएंगे, नूडल्स खाएंगे। बेटा वो सब चीजें जो जंक फूड तुम खाते हो ना, वो सिर्फ तुम्हारी जबान को अच्छी लगती है, तुम्हारे बॉडी को अच्छी नहीं लगती है। पता है क्यों? क्योंकि कहने को तो तुमने खाया, मान लो कि लंच का टाइम था, तुम चले गए अपने दोस्तों के साथ और तुम बाहर से खा करके आ गए पिज्जा, तो ऐसा नहीं कि तुमने खाया नहीं, तुमने खाया, लेकिन जो तुमने खाया उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं थे ना जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए। तो तुम्हारी बॉडी भी सोचेगी कि यार क्या पागल है ये, प्रोटीन चाहिए है, फैट्स चाहिए है, कार्ब्स चाहिए है, फाइबर चाहिए, और ये मैदा वाला पिज्जा खा करके आ गया। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि तो तुम बाहर खा रहे हो उससे तुम्हारी भूख नहीं मिट रही है, भूख तो मिट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम खाओगे, लेकिन जो डिमांड है बॉडी की वो तो फुलफिल नहीं हो पा रही ना। सो ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, बॉडी को बेटा चलाओ। जितना बॉडी को चलाओगे बॉडी तुम्हें उतना चलाएगी, और जितना तुम बॉडी को रेस्ट दोगे कि अरे अरे कोई काम नहीं करेंगे आज तो रेस्ट करेंगे, तो बॉडी भी तुमको उठा करके रेस्ट ही करवाएगी। तो किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज करो। अगर कोई नहीं है साथ में खेलने कूदने वाला तो कम से कम वॉक तो कर लो। इंसान वॉक और रनिंग तो अकेले कर सकता है कि नहीं कर सकता? दिन के 24 घंटों में से 10 मिनट का टाइम निकालो ताकि तुम क्या करो, कुछ योगा कर सको, मेडिटेशन कर सको, ताकि तुम्हारे दिमाग को तुम शांत रख सको, क्योंकि मेंटल फिटनेस भी तो चाहिए है ना हेल्थ के लिए। नाउ थिंक अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड मोर टू एड मोर। अच्छा, अब कुछ ऐसी हैबिट्स, ये तो वो वाली हैबिट्स थी जो तुम्हें अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अपने रूटीन में तुम्हें फॉलो करनी है। अब वो हैबिट्स जो तुम्हें छोड़ देनी है अगर है तुम्हारे अंदर, तो बेटा अभी क्या अभी इनको हटा दो। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन, वही वाली बात है कि दोस्त हैं मोहल्ले पड़ोस में, ऐसा नहीं कि दोस्त रहते नहीं, लेकिन उनसे आकर के बात नहीं करेंगे, उनके साथ खेलेंगे नहीं, बल्कि फोन में लगे रहेंगे, व्हाट्सएप खेलते रहेंगे, है ना, स्नैप बनाते रहेंगे, लेकिन फिजिकली जाकर के उनसे नहीं मिलेंगे। तो स्क्रीन टाइम बेटा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी एज में तो मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स, नॉट मोर देन दैट इन अ डे। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, कि रात में बहुत देर से सो रहे हैं। अब देर से सो रहे हैं तो जो भी हो, सुबह तो स्कूल जाना ही है, तो सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ रहे हैं, देर से सोए रात में, सुबह जल्दी उठ गए, मतलब कि जो नींद तुमको चाहिए है 7 से 8 घंटे की, वो सिर्फ कितने घंटों की हुई? 5 घंटे की हुई। वही वाली बात है, तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि यार क्या मजाक है ये, है मुझे पूरे दिन काम करना है, मुझे कुछ टाइम तो चाहिए ना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ये इंसान तो मुझे रिलैक्स ही नहीं करने दे रहा। ठीक है, मत करो मुझे रिलैक्स, मत होने दो मुझे रिलैक्स, मैं भी ठीक से काम नहीं करूंगा। तो उससे क्या होगा, जो भी याद करने की कोशिश करोगे वो होगा ही नहीं, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी। ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे, हर दिन बाहर का खाना खा रहे, गंदगी खा रहे हैं,
वही वाली बात है कि बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तुम बोलोगे कि भाई भूख लगी तो खा लिया, हाँ खा तो लिया, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो चाहिए तुम्हारी बॉडी को, वो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिले ना तुम्हारे पिज्जा बर्गर और टिक्की से। स्किपिंग मील्स एंड स्पेशली ब्रेकफास्ट, कि मम्मी रात में देर से उठे थे, सॉरी रात में देर से सोए थे, सुबह लेट हो गए हैं, जल्दी उठ नहीं पाए हैं, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मम्मी आज दूध नहीं पी के जाएंगे, आज ब्रेकफास्ट करके नहीं जाएंगे। तुम्हारी बॉडी को 3 मील्स चाहिए हैं बेटा, ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, और इन तीनों मील्स के बीच बीच में भी कुछ कुछ चाहिए होता है। फ्रूट्स खा लो, नट्स खा लो, है ना, वो सब चीजें चाहिए होती है तुम्हारी बॉडी को। बट तुम तो मेन जो तुम्हारा जो ब्रेकफास्ट है, मील, दिन का पहला मील, तुम वही स्किप कर रहे हो। तो फिर क्या ही तुम अपनी बॉडी से इन रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज इंपॉर्टेंट। हेल्दी हैबिट्स सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज अ हेल्दी माइंड। अगर तुम्हारे अंदर अगर हेल्दी हैबिट्स हैं, तो ये हेल्दी हैबिट्स क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी हेल्दी बॉडी को एज वेल एज हेल्दी माइंड। डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर फ्रॉम द एक्टिविटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट अ बैलेंस्ड डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर तुम्हारी डाइट, तुम चाहते हो कि बैलेंस्ड डाइट बने, हेल्दी डाइट बने, तो सबसे बढ़िया है घर का खाना खाओ भाई। घर का खाना बेस्ट होता है, उससे अच्छा और कुछ नहीं। पहली बात तो ये कि घर में जो मम्मी खाना बनाती हैं वो प्रॉपर हाइजीन के साथ बनाती हैं। कभी कोई ऐसा तुमने इंसान बोलते हुए नहीं सुना होगा जो बोले कि भाई घर का खाना खा रहे थे और बीमार पड़ गए, है फूड पॉइजनिंग हो गई। घर का खाना खा करके बेटा कोई बीमार नहीं पड़ता, पेट तो कभी भी खराब नहीं होगा, फूड पॉइजनिंग तो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि घर का जो खाना होता है वो एकदम साफ सफाई से बनाया जाता है। मम्मी एकदम प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखते हुए खाना बनाती हैं कि जो भी फल सब्जी आ रही है उसको वो अच्छे से वॉश करेंगी, ठीक है, इसके बाद में प्रॉपरली कुक्ड फूड होता है। तो घर के खाने से कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। जब बीमार पड़ते हैं बेटा तो वो बाहर के खाने से पड़ते हैं। कि वैसे तुम बोल रहे हो कि हमने तो घर का खाना खाया था, लेकिन एक दिन बाहर जाकर के ठेले वाली चाउमीन खा करके आ गए। अब भैया ने जो चाउमीन में जो अनियन डाला था, जो पत्ता गोभी डाली थी, जो कैप्सिकम डाली थी, वो कौन सा उन्होंने वॉश करके डाली थी? उसमें उन्होंने उसको वॉश नहीं किया था और ऐसे ही डाल दिया और ठीक से पकाया भी नहीं। तो वो जो जर्म्स थे वो सब्जी में थे, तुम्हारे चाउमीन में आ गए, तुमने खा लिया, तुम्हारे पेट में आ गए, तो इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो बैलेंस डाइट लो, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, अनाज खाओ, अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स। स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर्स, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और एक्सरसाइजिंग। वही वाली बात है कि अगर आप बोलो कि मैम किसके साथ खेलें, तो कोई बात नहीं, अकेले साइकिलिंग कर सकते हो, सिंपल वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज बेटा कर ही सकते हो ना। स्क्रीन टाइम अपना लिमिट करो और नेचर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। Get enough sleep to help your body and mind rest and recover. अच्छे से नींद लो ताकि तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों रीसेट और रिकवर हो सके। योगा करो, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ही कर लो, ठीक है, प्राणायाम वगैरह। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। तुम्हारी एज अभी ऐसी है बेटा कि जब तुम, अभी तो खैर छोटे हो तुम लोग, 9th-10th में पहुंचोगे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सारे नहीं, जो गलत चीजों में जो है जल्दी शामिल हो जाते हैं। सिगरेट पीने लग जाएंगे, स्मोकिंग शुरू कर देंगे, ड्रग्स लेने शुरू कर देंगे, है ना, अल्कोहल पीने लग जाएंगे। और फिर इसके बाद में उनको देख करके कभी ना कभी तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि यार ये कितना कूल है ना, ड्रग्स लेना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, इट्स कूल, हमें भी ट्राई करना चाहिए। नो, बिल्कुल भी नहीं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टबैको खाना, ये सब ऐसी चीजें होती हैं बेटा जो हाईली एडिक्टिव होती हैं, मतलब इनकी लत लग जाती है। तुम सोचोगे कि यार एक बार ट्राई करते हैं क्या जाता है, तुम ट्राई करने जाओगे और कब तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत तगड़ा एडिक्शन होता है इन सब चीजों का। तो हमेशा ही अपने आप को इस कंट्रोल में रखो कि हमें तो ट्राई भी नहीं करना। भाई अच्छी चीज तो नहीं है ना। तो मूवीज वगैरह देखने जाते हो तो वहां पे वार्निंग पहले आती है कि नहीं आती है कि शराब पीने से लिवर खराब होता है, स्मोकिंग करने से जो है ना लंग्स का कैंसर हो जाता है, टबैको खाने से मुंह का कैंसर हो जाता है। ये आता है कि नहीं आता है, ये वार्निंग आती है कि नहीं आती। तो जब तुमको पता है कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है तो इन्हें ट्राई भी क्यों करना है, जस्ट टू लुक कूल। बेटा कूल नहीं, वो ढोंगी लगते हैं। जो भी टबैको और ये सब कंजम्पशन इनका होता है ना, वो गधे होते हैं, वो गधे लगते हैं, कोई कूल नहीं लगते हैं। इट्स नॉट कूल, ठीक है।
तो ये सब काम नहीं करना है। नेक्स्ट उस पे आते हैं, कीप द एनवायरमेंट क्लीन। दो फिगर आपको दिख रहे होंगे, 3.3A ये वाला और 3.3B, ठीक है, ये दो फिगर आपको दिख रहे हैं। दोनों में क्या है, प्लेग्राउंड है, और आपसे पूछा गया है कि बताओ इन दोनों में से आप किस प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करोगे, ये वाले में या ये वाले में। ऑफ कोर्स तुम्हारा जवाब क्या होगा, मैम इसी वाले में जाएंगे। क्यों, देखो यहाँ पर कितनी मतलब कितना साफ है प्लेग्राउंड, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, कोई मच्छर मक्खी नहीं है। अगर आप इस प्लेग्राउंड की बात करोगे तो हो कितनी गंदगी है, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, मक्खियां आ रही हैं, मच्छर आ रहे हैं, बदबू आ रही है ना। तो ऐसे प्लेग्राउंड में तो आप खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। कहने का मतलब ये है बेटा कि सिर्फ अपने आप को, अपने घर को, अपने कमरे को साफ नहीं करना है, अपने सराउंडिंग्स को भी तुम्हें क्या करना है, साफ रखना है। क्योंकि अगर तुम्हारा सराउंडिंग्स साफ होगा तो तुम भी साफ रहोगे, तुम्हारा घर भी साफ रहेगा। जैसे मान लो कि तुमने अपने कमरे से, अपने घर से कचरा बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल करके उसको प्रॉपर्ली डंप नहीं किया, तुमने ऐसी जो है ना अपने घर के बाहर ऐसी छोड़ दिया। अब क्या हुआ, हवा आई तो हवा के साथ वो कचरा तुम्हारे घर में वापस आ गया। अब तुम सोचोगे कि यार मैंने सफाई तो करी थी, घर दोबारा से गंदा कैसे हो गया। अरे प्रभु, जो तुमने घर से कचरा बाहर निकाला था तुम्हें उसको प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए था, डिस्कार्ड करना चाहिए था, उसको डंप करना चाहिए था। तुमने क्या करा, बस घर के बाहर निकाल दिया कि घर के बाहर हमारा घर साफ हो जाए, बाकी जो दुनिया है वो गंदी रहे, हमें क्या मतलब है। ये एटीट्यूड बेटा तुम्हारा सही नहीं है कि तुमने अपना घर साफ कर लिया और घर के बाहर क्या लगा हुआ है, कचरे का वो पूरा पहाड़ बना हुआ है। अब कचरे के पहाड़ में क्या है, कचरे के पहाड़ में मच्छर मक्खी वगैरह आएंगे, है ना। मक्खी बैठी कचरे के ऊपर, उसकी पूरी बॉडी में क्या चिपक गए, जर्म्स चिपक गए। फिर वही मक्खी तुम्हारे घर आ गई, उड़ते। तुम्हारा खाना रखा हुआ था और तुम्हारे खाने के ऊपर आकर के बैठ गई, बैठे और उसने अपनी बॉडी को ऐसे करके पूरा झड़ा लिया। तो उसकी बॉडी में जो पूरे जर्म्स थे बेटा वो कहाँ आ गए, तुम्हारे खाने में आ गए। अब तुम्हें मक्खी नहीं दिखी, जो जर्म्स तुम्हारे खाने में है तुम्हें वो नहीं दिखे, तुमने उठा करके वो खाना खा लिया और फिर क्या हुआ, वो जर्म्स तुम्हारे बॉडी में गए, तुम बीमार पड़ गए। तुमने बोला कि मैम आपने कहा था घर का खाना खाने को, हमने घर का खाना खाया, घर का खाना खा करके भी हम बीमार पड़ गए। क्यों बीमार पड़ गए, क्योंकि घर के बाहर तो तुम्हारा क्या था, कचरे का ढेर लगा हुआ था, उस पे मच्छर मक्खी डोल रहे थे, वही तुम्हारे घर में आ गए, तुम्हारे खाने को कंटेमिनेट कर दिया, खाना खराब हो गया, तुमने उसको कंज्यूम कर लिया और फिर तुम्हें इन्फेक्शन हो गया। तो इसमें किसकी गलती है, तुम्हारी गलती है ना, कि अपने सराउंडिंग्स को तुम अगर क्लीन नहीं रखोगे तो इवेंचुअली गंदगी तुम्हारे घर भी घुसेगी। So most of us would like to play in the playground shown in figure 3.3A as it is clean, well maintained and looks beautiful. The playground in figure 3.3B is polluted, गंदा है वो, dirty है, unhygienic है, full of flies and mosquitoes हैं. People living in such areas may fall sick of more often. और ऐसी जगह पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा जल्दी बीमार वगैरह पड़ जाते हैं. In addition to inculcating good habits and adopting a healthy lifestyle, we must keep ourselves and our surroundings clean. कि अच्छी हैबिट्स तो हम इनकलकेट कर ही रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में अगर हमने अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स को भी क्लीन करना बेटा शुरू कर दिया तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा. Have you ever found it hard to breathe in a place with a lot of smoke or dust? That is because clean air and water are important for our health. In cities, एयर पोल्यूशन जो है गाड़ियों से, फैक्ट्री से जो होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है बेटा लोगों को होने लग जाती है, स्पेशली छोटे बच्चों को, है ना. कॉफिंग और एजमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं. द एयर क्वालिटी इंडेक्स दैट इज AQI helps us to know how clean the air is. A cleaner environment helps us stay healthy and feel better. But health is not only about the body, our feelings and relationships matter too. Even if we eat well and live in a clean place, we may not feel good if we are lonely or upset. हम कितना भी अच्छा खाना खा लें, हम अच्छे सराउंडिंग्स में रह लें, लेकिन अगर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, अकेला अकेला फील कर रहे हैं, अपसेट फील कर रहे हैं बेटा, तो अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना. स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, टॉकिंग टू देम, लाफिंग विद देम एंड हैविंग फन हेल्प कीप आवर माइंड्स हेल्दी टू. तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हम सोशल एनिमल हैं, ठीक है. हम झुंड में रहते हैं, हम ग्रुप में रहते हैं, हम फैमिली के साथ रहते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वही करो ना, लोगों से बातचीत करो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. अगर नहीं बात करोगे तो अकेला अकेला तो फील करोगे ना, अकेला फील करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें.
तो वो सिचुएशन आने ही मत दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अकेले मत रहो, तो अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अब सवाल आता है, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल, कैसे पता चलेगा कि हम ठीक नहीं है, हम बीमार हैं। तो दो चीजें होती है बेटा, एक होते हैं सिम्टम्स और एक होते हैं साइंस। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट खुद फील करता है, साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर देख करके ही बता देते हैं कि अच्छा 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 ये ओके 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 ओके। देखो जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर दुख रहा है, ठीक है, मेरा पेट दुख रहा है, मैं बहुत ही टायर्ड हूं, तो ये ऐसी चीजें हैं बेटा जो सिर्फ मैं फील करूंगी। जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि बेटा मेरा पेट दुख रहा है, बेटा मेरा पेट दुख रहा है, तुम सोचोगे कि क्या पता मैम का पेट दुख रहा है भी कि नहीं दुख रहा है, कि मैम बहाना तो नहीं मार रही है, क्योंकि पेट जो दुख रहा है, जो पेन है, पेन इज समथिंग जो केवल मैं फील कर पाऊंगी ना, मतलब जिसको हो रहा है पेन केवल वही फील कर पाएगा ना, तुम तो नहीं देख पाओगे कि मैम को पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तुम्हें तो पता नहीं चलेगा। तो सिम्टम्स वही होते हैं जो एक पेशेंट खुद फील कर पाता है, वो सिर्फ सामने से विजिबल नहीं होते हैं। जैसे पेन हो गया, डिजीनेस हो गई, टायर्डनेस हो गई, कि मैं बोलूं कि बेटा आज मैं नहीं पढ़ा रही, आज मैं बहुत आज टायर्ड हूं, तो क्या पता मैं बहाना मार रही हूं, मैं टायर्ड हूं भी कि नहीं तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हें दिखेगा तो नहीं मेरी टायर्डनेस। तो सिम्टम्स वो होते हैं जो एक इंसान या एक पेशेंट खुद फील करता है, वहीं साइंस वो होते हैं जो क्लियरली सामने से ऐसे विजिबल होते हैं, जो मेजरेबल भी होते हैं। जैसे कि फीवर है, मैं बोलूं कि बेटा फीवर है, आप तुरंत क्या करोगे, थर्मामीटर लगा करके लेके आओगे और मुझे लगाओगे कि मैम देखे तो आपको फीवर है कि नहीं। अगर फीवर हुआ तो वो थर्मामीटर में आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मैम ने झूठ नहीं बोला है, मैम को सच में फीवर है। मैं बोलूं कि बेटा आज मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुरंत मेरा बीपी मेजर करोगे, और जब वो ऊपर जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ मैम ने सच बोला था, मैम का बीपी आज बढ़ रहा है। मैं बोलूं कि मुझे क्या है, मुझे जो है यहाँ पर रैशेज हो रहे हैं, तो बेटा रैशेज तो क्लियरली विजिबल होंगे ना, तो तुम देख के बोलोगे कि हाँ सही बात है मैम को रैशेज हो रहे हैं, हो सकता है कि उसमें इचिंग हो रही हो, मैम को पेन हो रहा हो। तो साइंस ये होते हैं, सिम्टम्स आर दोस्त जो कि एक पेशेंट फील करता है, वो सामने से विजिबल नहीं होते हैं। साइंस वो होते हैं जो क्लियरली विजिबल होते हैं कि हाँ डॉक्टर उन्हीं को जो है ना डायग्नोस करता है। सो आवर बॉडी यूजुअली वर्क्स इन अ सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी। व्हेन वी फील अनवेल इट मींस समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड बी। We may have symptoms such as pain, tiredness or dizziness and signs like fever, rash, high pressure या कहीं अगर swelling हो गई हो, सूजन आ गई हो, तो वो भी एक साइन ही है बेटा, that indicate we are unwell. A symptom is what we feel. Symptom वो है जो हम feel कर पाते हैं, while sign वो है that can be seen or measured, जो visible होता है और उसको measure किया जा सकता है। For example, body temperature हो गया, blood pressure हो गया। These help doctors understand what might be making us unwell. और यही symptoms और signs जाकर के हम डॉक्टर को बताते हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो डॉक्टर फिर डायग्नोस करते हैं और हमें बताते हैं कि ओ तुम्हें तो ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारे साथ ये हेल्थ इशू है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा डिसीजेस की। इस चैप्टर में डिसीजेस को हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज में, एक होते हैं हमारे कम्युनिकेबल डिसीजेस और दूसरे होते हैं हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस वो होते हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, अगर मुझे सर्दी है, मुझे अगर कोल्ड एंड कॉफ है, तो मेरे कांटेक्ट में जो जो भी लोग आएंगे, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे वो मेरे फैमिली मेंबर्स हो, कोई अनजान इंसान ही क्यों ना आ जाए मेरे कांटेक्ट में। सपोज अगर मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रही हूँ, बस वगैरह में जा रही हूँ, मेट्रो वगैरह में जा रही हूँ, तो अगर कोई अननोन इंसान भी अगर मेरे कांटेक्ट में आ जाए, तो चांसेस है कि मतलब मुझसे उनको भी क्या हो जाए, सर्दी हो जाए, उनको भी कोल्ड एंड कॉफ हो जाए। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस वो होते हैं जो एक इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी लोगों में फैल सकते हैं, उनका ट्रांसमिशन हो सकता है। वेयर एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज जो कि एक इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी लोगों में नहीं फैलते हैं। मान लो कि अगर कोई कैंसर पेशेंट है, तो कैंसर पेशेंट के कांटेक्ट में जो भी जाएगा उसको कैंसर नहीं होने वाला है, उसको कैंसर नहीं होने वाला है। कि तुम सोचो कि अगर किसी के घर में कोई कैंसर पेशेंट है तो उसके घर के बाकी लोगों को भी कैंसर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को डायबिटीज है तो उस डायबिटिक पेशेंट के कांटेक्ट में जो भी जाएगा ना, उसको डायबिटीज नहीं होने वाली है। अगर किसी का लिवर खराब हो गया है तो उसके कांटेक्ट में जो जाएगा बेटा, उसका लिवर खराब नहीं होने वाला है। आ रही है बात समझ में?
तो कम्युनिकेबल वो होते हैं जो इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी लोगों में फैल सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल वो होते हैं जो इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी लोगों में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। अब हम सबसे पहले फोकस करते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस के ऊपर कि कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होते हैं, मान लिया उनका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आ गया कि ये वो बीमारियां हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलेगी, ट्रांसमिशन होगा। बट पहली बात तो ये कि भाई ये कम्युनिकेबल डिसीजेस होते ही क्यों है, मतलब कौन है जो कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज करते हैं, और फिर उसके बाद में ये बीमारियों का ट्रांसमिशन होता कैसे है, ये हमें समझना है। तो भाई देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैं सारों की बात नहीं कर रही हूं बेटा, मैं सर्टेन बोल रही हूं, मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और यू कैन से माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज करते हैं। तो वो डिसीज कॉज करने वाले या डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम क्या बुलाते हैं, पैथोजेंस बुलाते हैं। हम अभी फोकस कर रहे हैं बेटा कम्युनिकेबल डिसीजेस के ऊपर। ये वो बीमारियां होती हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ये कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन कॉज करता है, किसके कारण होती है ये कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो उसके पीछे क्या मैंने आपको बताया, पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मतलब क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि अगर बॉडी में एंटर कर गए हमारी तो कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज कर देते हैं, इन्फेक्शन बॉडी में कॉज कर देते हैं। तो उन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम क्या बुलाते हैं बेटा, पैथोजेंस बुलाते हैं। अब ये जो पैथोजेंस है ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, वायरस तो सबसे आगे होते ही हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, और देखा जाए तो वो अरे 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 आपके वर्म्स भी होते हैं, ठीक है। तो वर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारे क्या होते हैं बेटा, पैथोजेंस होते हैं। बॉडी में अगर किसी भी तरीके से एंटर कर गए तो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, बीमार कर देंगे हमको। और सिर्फ हमको नहीं बेटा, दूसरे एनिमल्स भी तो होते हैं जो अपने पेट डॉग्स हैं, कैट्स हैं, है ना, वो भी तो कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं। जो अपने प्लांट्स होते हैं बेटा वो भी तो बीमार पड़ जाते हैं। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट अस गेटिंग सिक, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी बीमार पड़ते हैं इन्हीं नालायक पैथोजेंस के कारण, ठीक है। चलो ओके, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भाई ये जो, चलो ठीक है, ये जो पैथोजेंस हैं ये कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज करते हैं, बट बात ये है कि ये पैथोजेंस बॉडी में एंटर कर कैसे जाते हैं, ये पैथोजेंस को बॉडी के अंदर घुसने कैसे हम देते हैं। अगर ये देखो सीधी सी बात है, ये पैथोजेंस अगर बॉडी में घुसे ही ना तो हमें इन्फेक्शन भी ना हो, हम बीमार भी ना पड़े। अब कोई जान पूछ के तो पैथोजेंस को बॉडी के अंदर लेकर के नहीं आता है ना, बट फिर भी ये अंदर आ तो जाते हैं। कैसे अंदर आ जाते हैं और फिर एक इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान में इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, आ जाओ वो अपन समझते हैं। तो बेटा खाना, पानी, हवा और कुछ कुछ आप बोल सकते हो कि आर्टिकल्स, यूटिलिटी आर्टिकल्स या आइटम्स का इस्तेमाल करके या इन तरीकों से, ठीक है, इन तरीकों से जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इसका क्या मतलब है, सुनो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक एक एग्जांपल से सब कुछ समझाती जाती हूँ। जैसे मान लो ये जो मेरी सराउंडिंग एयर है, ठीक है, इसमें एक वायरस है जो कि कोल्ड एंड कॉफ कॉज करता है। सर्दी जुकाम होता है ना बेटा, तो सर्दी जुकाम को कॉज करने वाला होता है एक वायरस, और वो वायरस कहाँ है, अभी मेरी सराउंडिंग एयर में है। अब बेटा जो मेरे आसपास की हवा है वो मुझे दिख तो रही नहीं है, और जो इसमें वायरस छुपा बैठा हुआ है मुझे तो वो भी नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूंगी, नॉर्मली ऐसे ब्रीदिंग करूंगी अपनी सराउंडिंग एयर में, सांस अंदर लूंगी बाहर छोड़ूंगी, सांस अंदर लूंगी बाहर छोड़ूंगी। तो जब मैं एयर इनहेल करूंगी बेटा, उसके साथ में क्या होगा, वो कॉमन कोल्ड एंड कॉफ कॉज करने वाला वायरस भी मैं इनहेल कर लूंगी, और हवा के साथ साथ वो भी कहाँ जाएगा, मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगा। मुझे तो नहीं पता था ना कि मेरी सराउंडिंग एयर में कोल्ड एंड कॉफ कॉज करने वाला वायरस है। मैंने तो अनजाने में ब्रीद इन किया, एयर को अंदर लिया, और उसके साथ साथ वो जो वायरस है वो भी अंदर चला गया। अब अंदर गया है तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, अरे मुझे सर्दी कर देगा ना, मुझे कोल्ड हो जाएगा। यानी कि जब पैथोजेंस हमारी हवा में आ जाते हैं तो वो हमारी हवा खराब कर देते हैं।
कंटैमिनेट कर देते हैं हवा को, और इसी कंटैमिनेटेड एयर को हमने अगर ब्रीद इन कर लिया ना, इनहेल कर लिया, तो पैथोजन क्या होगा, बॉडी के अंदर घुस जाएंगे और इसके बाद में इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। अब सवाल ये है कि इनका ट्रांसमिशन कैसे हुआ। तो मेरी बात सुनो बेटा, अब क्योंकि वायरस ऑलरेडी मेरी बॉडी के अंदर आ चुका है, मुझे ऑलरेडी सर्दी हो चुकी है, ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैं खांसूंगी या जब मैं स्नीज करूंगी, जब मैं छींकूंगी, तो जब अपन खांसते या छींकते हैं ना बेटा, तो अपने माउथ से और अपनी जो दो नोस्ट्रल्स होती हैं, जो अपनी जो नाक है, इन दोनों से ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। जब अपन खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने नाक और मुंह से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। वो इतनी छोटी होती है कि वो दिखती नहीं है, बट निकलती हैं। उन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर बेटा क्या होगा, उन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर वो सर्दी जुकाम करने वाला वायरस भी बाहर आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा वायरस बाहर आ जाएगा कि मैंने छींका और वायरस बाहर, मैं ठीक हो गई, ऐसा नहीं होगा। मतलब देखो, वायरस अंदर जाएगा बेटा तो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा ना, अपना नंबर बढ़ाएगा और वायरस बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। तो जब मैं छींकूंगी या खांसूंगी तो मेरे मुंह से या मेरे नाक से जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे ना, उनके अंदर क्या होगा, वो वायरस बैठा रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने छींका, छू, तो मेरे मुंह से क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स निकली जिनके अंदर वो वायरस था। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्योंकि इतनी छोटी होती हैं बेटा कि ये हवा में क्या होती हैं, ये फैल जाती हैं। अब मान लो तुम आ गए मुझसे मिलने के लिए कि मैम हमने सुना आपको सर्दी हो गई, आप कैसी हो मैम। मैंने कहा अरे मैं तो ठीक हूँ, आओ आओ बैठो, अपन साथ में बैठ के मैगी खाते हैं, ठीक है। अब तुम आ गए मेरे पास बैठने के लिए, मैंने तो अभी छींका था, मेरी सराउंडिंग एयर में क्या था, वही वाटर ड्रॉपलेट्स जो मेरे नाक से निकले थे, मेरे मुंह से निकले थे, और इन ड्रॉपलेट्स में वो वायरस बैठा हुआ था, और तुम उसी हवा में आ गए। और आए हो तो क्या करोगे, सांस तो लोगे ना। तुमने क्या करा, इसी सांस को तुमने इनहेल, मतलब इसी एयर को तुमने इनहेल कर लिया। जब तुमने एयर इनहेल करी तो एयर के साथ साथ एयर में सस्पेंडेड ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी बेटा, ये तुम्हारे नाक के अंदर चली गई। और जब नाक के अंदर गई तो अंदर क्या था, वाटर ड्रॉपलेट्स में वायरस था कि नहीं था। तो वो वायरस जो मेरी बॉडी में था, जो मैंने बाहर निकाला था 2 मिनट पहले, वही वायरस अब तुम्हारी बॉडी में भी चला गया। अगले 2 दिन के बाद तुम भी क्या होगे, नाक बहाओगे, जैसे अभी मैं बहा रही हूं। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब यह था कि वायरस मेरी बॉडी के अंदर गया था और वही वायरस मैं लोगों तक फैलाऊंगी। कैसे फैलाऊंगी, मैंने छींका, मैंने खांसा, तो मेरे मुंह से निकली वाटर ड्रॉपलेट्स, उनमें वायरस छुपा हुआ था, बैठा हुआ था। वो वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में आ गई, और उसी हवा में अगर कोई और इंसान आ जाएगा, हेल्दी इंसान आ जाएगा, वो उस एयर को इनहेल करेगा तो एयर के साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट भी उसके अंदर चली जाएंगी, वायरस उसके अंदर चला जाएगा, और वो इंसान भी क्या हो जाएगा, उसको भी सर्दी जुकाम हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने छींका, अच्छी, ठीक है, और मेरे हाथ में क्या था, मेरे हाथ में ये रिमोट था टीवी का, ठीक है। मैंने छींका, अच्छी, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स मेरे मुंह से निकली थी वो कहां आ गई, रिमोट पर आ गई। उन वाटर ड्रॉपलेट्स में बेटा क्या था, बेटा वायरस तो था ही था, ठीक है। तो मैंने छींका और हाथ से मैंने ऐसे, मतलब मैंने अपने मुंह के पास ऐसे हाथ लेके गई, मैंने छींका, अच्छी, तो मेरे हाथ में क्या आ गई, वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसके अंदर क्या था, वायरस था। अब इसी हाथ से मैंने रिमोट छू लिया, तो रिमोट में क्या आ गया, वही वाटर ड्रॉपलेट्स जिसमें कि वायरस था। अब किसी ने मुझसे बोला कि अरे लाओ मैं चैनल चेंज कर देता हूं या कर देती हूं, तो मान लो मेरी बहन है, उसने मुझसे रिमोट ले लिया कि लाओ मैं चेंज कर देती हूं, तो जैसे ही वो रिमोट हाथ में पकड़ेगी तो रिमोट में जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स थी जिसमें वायरस था, अब वो वायरस मेरी बहन के हाथ में आके चिपक जाएगा, क्योंकि उसने क्या करा, मेरा जो रिमोट था जिसको मैंने यूज किया था, वो रिमोट उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। अब क्या हुआ, उसने चैनल चेंज किया, रिमोट वापस रखा और वो चले गई कुछ खाने के लिए। बिना हाथ धोए उसने क्या करा, इसी हाथ से जिसमें कि वायरस था, उसी हाथ से उसने खा लिया। तो खाने के साथ साथ क्या हुआ, वायरस जो उसके हाथ में चिपका हुआ था वो उसकी बॉडी के अंदर गया, यानी कि मेरी बहन को अगले 2 दिन बाद सर्दी होने वाली है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी कोल्ड एंड कॉफ वाला वायरस एंटर कर चुका है। तो इसीलिए बोलते हैं भाई कि अगर किसी को सर्दी जुकाम है ना, तो उससे कम से कम 2-3 दिन दूरी बनाओ, उसके पास मत जाओ। अगर आपको जाना भी पड़ रहा है उसको दवाई देने के लिए या उसकी टेक केयर करने के लिए, तो उसको बोलो कि अपने माउथ और नोज को कवर करे विद द हेल्प ऑफ अ मास्क। तुम जा रहे हो उसके पास में तो तुम भी क्या करो, मास्क लगाओ। जो वो बंदा चीजें छू रहा है, रिमोट छू रहा है या नैपकिन छू रहा है या
खिड़की दरवाजे के नॉब छू रहा है, तो प्रॉपरली पहले सैनिटाइज करो उन सब चीजों को। पहली बात तो कोशिश करो कि आप उन सब उसकी यूज्ड चीजों को तुम मत छुओ, और अगर छूने की मजबूरी है तो इससे पहले कि तुम कुछ अपना काम करो, तुम अपने हाथों को जाकर के प्रॉपरली साफ करो, सैनिटाइज करो, ताकि हाथ में जो भी वायरस बैक्टीरिया जो भी लगे हुए हैं वो निकल जाए, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर ना करें। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ बेटा, हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी दिन भर में कितने वायरस और कितने फंजल और कितने बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आई है। तो अगर 24 घंटों में नहा लोगे ना एक बार, तो वो सब कुछ क्या होगा, तुम्हारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज कोई ना कोई तरीका तो बेटा ये पैथोजन ढूंढ ही लेंगे तुम्हारी बॉडी में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो हवा के थ्रू ट्रांसमिशन कैसे हुआ ये तो मैं समझ में आ गया। अब खाने पानी के थ्रू कैसे होता है वो भी समझा देती हूं। मान लो एक होता है बेटा टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया, टाइफाइड बीमारी होती है, टाइफाइड कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब मान लो कि ये जो इंसान है इसको क्या है, टाइफाइड है। ठीक है, इसको टाइफाइड है। अब इसने क्या करा, इसने स्टूल पास किया, मतलब इसने पॉटी करी। ठीक है, तो इसके स्टूल में क्या आ गया, टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया। मेरी बात को समझना बेटा, इस बंदे को टाइफाइड था, इसने पॉटी करी, इसने स्टूल पास किया, और उसके स्टूल में क्या है, टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो ये रहा इसका स्टूल जिसमें कि क्या है, टाइफाइड कॉज करने वाला ये बैक्टीरिया है। अब होता ये बेटा कि हमारे घरों से जो वो है ना, जो सीवेज वाटर निकलता है, सीवेज वाटर मतलब तुम्हारे घर में जो बाथरूम है, जो वॉशरूम्स हैं, ठीक है, तुम्हारे किचन में जो सिंक है, इन सब का जो पानी होता है उसको अपन सीवेज वाटर बोलते हैं। ठीक है, जो तुम कपड़े धोते हो, साबुन का पानी निकलता है, जो तुम फ्रेश होते हो, जो तुम ब्रश करते हो, जो तुम नहाते हो, वो जो दैट पूरा जो पानी निकलता है ना, दैट इज सीवेज वाटर। अब जो सीवेज वाटर होता है बेटा, उसी में ये स्टूल वगैरह होता है। ठीक है, ये स्टूल में थोड़ा ऊपर बना रही हूं, अदरवाइज तुमको ये बैक्टीरिया लगेगा, या इसको ऐसे बनाती हूं। अब दिख रहा है स्टूल, पॉटी। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। तो हम सभी के घरों से जो सीवेज वाटर निकलता है ना, वो जाता है कहाँ, हम सबके शहरों में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है जहां पर सीवेज जो वाटर है उसको ट्रीट किया जाता है, मतलब उसको साफ किया जाता है, और साफ करने के बाद दोबारा से उस पानी को आप बोल सकते हो कि खेत वगैरह में छोड़ दिया जाता है, ताकि खेतों में क्या हो, खेतों में जो पौधे लगे हुए हैं उनको सिंचाई, उनकी मतलब उनकी सिंचाई हो सके, उनको पानी मिल सके। ठीक है, तो हम सभी के घरों से जो सीवेज वाटर निकलता है उसको आफ्टर ट्रीटमेंट आप बोल सकते हो कि जो अरे जो खेत वगैरह होते हैं, जो खेत वगैरह होते हैं उनमें जो है छोड़ दिया जाता है, ताकि पानी से जो है, उस पानी से खेतों में लगे हुए फसलों की, पौधों की सिंचाई हो सके, इरिगेशन हो सके। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज वाटर को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता, साफ तो किया जाता है, लेकिन वो इतना साफ भी नहीं हो पाता ना बेटा कि हम उसे फिर अपने ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकें, है ना, दिमाग लगाने वाली बात है। तो ये इंसान था, इसको टाइफाइड था, इसके स्टूल में क्या हुआ, टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया आया। ठीक है, अब ये जो स्टूल है और ये जो स्टूल के अंदर जो बैक्टीरिया है, ये कहाँ पाया जाएगा, सीवेज वाटर में, सीवेज के गंदे पानी में। मैंने बोला ना, अपने वॉशरूम से, अपने सिंक से जो भी गंदा पानी निकलता है दैट इज पूरा सीवेज। तो सीवेज वाटर में क्या है, इसकी स्टूल है, और स्टूल में क्या है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो पानी है बेटा, ये कहाँ गया, ट्रीटमेंट के लिए गया, है ना, इसको ट्रीट किया गया, इसको साफ किया गया। अब जो पानी आया बना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो साफ नहीं हुआ, साफ तो हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें क्या है, अभी भी उसमें बैक्टीरिया तो है। ठीक है,
अब यही पानी कहाँ गया, यही पानी गया खेत में, ठीक है, यही पानी गया कहाँ, खेत में। और जो पौधे लगे हुए थे, जो पौधे लगे हुए थे उनके इरिगेशन में जो है ना इसको यूज किया गया। तो इरिगेशन में ये पानी है, इसको इरिगेशन के लिए यूज किया गया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर जो है टमाटर के पौधे लगे हुए थे, ये टमाटो प्लांट थे। अरे टमाटर का खेत है, मान लो ये टमाटर का खेत है, ठीक है। तो इन टमाटर के पौधों ने क्या करा, जब इनके पास ये पानी पहुंचा ना, तो इस पानी में वो बैक्टीरिया है टाइफाइड कॉज करने वाला, ठीक है। तो इस पानी को जब टमाटर के पौधों के ऊपर डाला गया तो पौधों ने क्या करा, पानी को ऑब्जॉर्ब किया, और पानी में क्या था, ये बैक्टीरिया भी था, है ना, ये बैक्टीरिया है। तो टमाटर के पौधों के अंदर जो इसमें टमाटर लगे हुए थे, मान लो ये टमाटर लगे हुए थे, ठीक है, इनके ऊपर क्या आ गया, बैक्टीरिया चिपक गया। ये देखो इनके ऊपर ये टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया चिपक गया, ये आ गया बैक्टीरिया। अब क्या हुआ, तुम गए कहाँ गए, तुम गए सैंडविच खाने के लिए बाहर, बोला भैया 40 रुपए का बढ़िया सा क्या करो, हेल्दी मुझे वेजिटेबल सैंडविच बना करके दो। तो भैया ने इसी खेत का एक टमाटर तोड़ा, काटा, बढ़िया ब्रेड ली, उसमें मेयोनेज, चीज, आलू, सॉस और टमाटर लगा करके तुमको दे दिया। तुम्हें लगा बढ़िया क्या हेल्दी हमने सैंडविच खाया है, आज तो मजे ही आ गई। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि जो टमाटर तुम्हारे सैंडविच में पड़ा हुआ है उसमें टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। तो वही बैक्टीरिया अब जो तुम्हारे स्टमक में जाएगा, बॉडी में जाएगा, तो इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, तुम्हें भी तो टाइफाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बैक्टीरिया ने क्या करा, तुम्हारे खाने को कंटेमिनेट कर दिया बेटा। कंटेमिनेटेड फूड से बीमारियां फैलती हैं। हमारे घरों से जो बाथरूम का, वॉशरूम्स का पानी जो निकलता है, दैट इज सीवेज वाटर, वो ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन 100% ट्रीटमेंट तो नहीं हो पाता, कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है वो रह जाते हैं। उसी ट्रीटेड वाटर को जब खेत वगैरह में छोड़ दिया जाता है इरिगेशन के लिए, तो खेत में जो पौधे लगे होते हैं वो पानी को सोखते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, और उनके साथ साथ बैक्टीरिया भी चिपका लेते हैं अपने ऊपर। जैसे यहाँ पर टमाटर के पौधे लगे हुए थे, तो टमाटर के पौधों के पास ये पानी आया जिसमें कि बैक्टीरिया था टाइफाइड कॉज करने वाला, तो जो टमाटर लगे हुए थे उनके ऊपर भी वो पानी गिरा, उनके ऊपर क्या आ गया, बैक्टीरिया चिपक के आ गया टाइफाइड कॉज करने वाला। अब यही टमाटर जब तुम्हारे घर में आएंगे तो मम्मी क्या करेंगी, तुम्हें खिलाने के पहले प्रॉपरली इसको वॉश करेंगी। तो जो भी पैथोजन चिपका होगा, जो भी बैक्टीरिया चिपका होगा, वो सब निकल जाएगा, और अगर निकल जाएगा फिर खाओगे तो कोई बीमार नहीं पड़ोगे। टमाटर को अगर मम्मी सब्जी में डालेंगी तो वो उसको प्रॉपरली साफ करेंगी, इसके बाद में उसको कुक भी करेंगी टमाटर को, तो और जो बैक्टीरिया वगैरह जो बचे कुछ होंगे अगर होंगे तो वो क्या होगा, कुकिंग से मर जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था घर का खाना खा करके कोई बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि घर का खाना हाइजीनिक होता है, प्रॉपरली वॉश्ड होता है, कुक्ड होता है। तो जो भी गंदगी होती है, जो भी बैक्टीरिया पैथोजन पाए जाते हैं खाने में, वो सब मर जाते हैं, तो तुम बीमार नहीं पड़ते हो। घर के बाहर वही तुमने टमाटर खाया, उसमें बैक्टीरिया चिपका हुआ था, भैया ने धो के तो दिया नहीं था, तो बस हो गए बीमार। तो कंटैमिनेटेड फूड से क्या होता है बेटा, हम बीमार पड़ते हैं। कंटैमिनेटेड वाटर से भी अपन बीमार पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे घरों के नीचे जो सीवेज वाला जो पाइप होता है और जो पीने का पानी वाला जो पाइप होता है ना, कभी कभी उसमें लीकेज हो जाता है। जैसे मान लो ये सीवेज वाटर ले जाने वाला पाइप है, और ये जो तुम्हारे पीने का पानी जिस पाइप से आता है ये वो वाला पाइप है। तो कभी कभी क्या होता है, बीच में जो है ना कुछ लीकेज हो जाती है, बीच में जो है कुछ ऐसे लीकेज हो जाती है, पाइप वाइप जो है ना ऐसे टूट फूट, पुराने घर है, पुराने पाइप पे टूट गए, कभी लीकेज होने लग गई। तो सीवेज वाला जो पानी है बेटा, है जो सीवेज वाला पानी है, वो तुम्हारे ड्रिंकिंग वाटर की जो पाइपलाइन है उसमें आ जाता है। मतलब जो तुम पानी पीते हो उस पानी में थोड़ा सा सीवेज का पानी कभी कभी मिल जाता है। तो सीवेज वाटर में तो बेटा तरह तरह के क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वही बैक्टीरिया तुम्हारे ड्रिंकिंग वाटर में आ जाएंगे, और तुम क्या करोगे, बड़े मजे से तुम्हारे घर में ये ऐसे जो है ना पाइप आएगा,
तुम्हारे घर में बड़े मजे से पाइप आएगा और तुम इसको बिना फिल्टर करे क्या करोगे, पी लोगे। इसीलिए कहते हैं कि पानी भी प्रॉपरली बॉइल्ड होना चाहिए। अगर तुम महंगा आरओ वगैरह प्योरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट बॉइल्ड वाटर तो पी सकते हो ना। तो गंदे पानी से, गंदे खाने से भी क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। अच्छा, वेक्टर्स भी होते हैं, वो भी तुमको मैं समझाई देती हूँ। वेक्टर्स भी होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट आर वेक्टर्स, व्हाट आर वेक्टर्स? तो बेटा वेक्टर्स ना वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं पैथोजेंस को, ठीक है। वेक्टर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को कैरी करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कि तुम्हें अपने घर से स्कूल जाना है, तो तुम बस से जाते हो, ऑटो से जाते हो या वैन से जाते हो। तो ये जो ऑटो है, वैन है, कैब है, ये सब क्या करते हैं? तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाते हैं, तुम्हें स्कूल से घर, घर से स्कूल लेकर के जाते हैं। एग्जैक्टली कुछ ऑर्गेनिजम्स भी यही काम करते हैं, पैथोजन को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाने का काम करते हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बुलाते हैं, वेक्टर्स बुलाते हैं। जैसे मलेरिया जो है बेटा बीमारी, वो होती है एक प्रोटोजोआ के कारण। मतलब अगर किसी इंसान के शरीर में मलेरिया कॉज करने वाला प्रोटोजोआ अंदर चला जाता है, ठीक है, तो उस इंसान को मलेरिया हो जाता है। अब उस इंसान को तो मलेरिया हो गया, लेकिन वो मलेरिया दूसरों में कैसे फैलेगा? तो एक मच्छरी होती है, मच्छरी मतलब एक मस्कीटो होती है, फीमेल एनोफिलीज बोलते हैं उसको, फीमेल होती है, मच्छरी होती है, उसका नाम है एनोफिलीज, ठीक है। देखो मच्छर काटते नहीं है क्योंकि उनके उस तरह के माउथ पार्ट्स नहीं होते हैं, फीमेल मस्कीटोज ही होती हैं जो काटती हैं, ठीक है। मच्छरियों के काटने का भी एक तरीका होता है। क्या? पहले वो जो उनका जो स्टिंग होता है, जो उनका डंक होता है, पहले वो पियर्स करती हैं, ठीक है। इसके बाद में वो आपका खून चूसने के पहले थोड़ा सा अपना सलाइवा क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। मतलब कि पहले मच्छरी डंक डालेगी अंदर, फिर थूकेगी, अपना सलाइवा बाहर निकालेगी और फिर उसके बाद में आपका खून चूस करके उड़ जाएगी, ठीक है। तो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो है, उसने क्या करा, एक मलेरिया का जो पेशेंट है उसको जाकर के उसने काटा, ठीक है। पहले अपना डंक घुसाया, उस पे अपना सलाइवा थूका, है ना, उसके ब्लड में, और इसके बाद में उसका ब्लड सक कर लिया। अब जब वो मच्छरी बेटा मलेरिया पेशेंट का ब्लड सक करेगी, तो मलेरिया का जो पेशेंट है उसके ब्लड में क्या है, मलेरिया कॉज करने वाला पैथोजन प्रोटोजोआ। उसके ब्लड में तो क्या है, वो प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कॉज कर रहा है। और उसी खून को जब मच्छरी सक कर लेती है तो मच्छरी की बॉडी में वो मलेरिया कॉज करने वाला प्रोटोजोआ आ जाता है। अब वही मच्छरी उड़ करके कहाँ आ गई, किसी हेल्दी इंसान के पास आ गई और उसने उस इंसान को काटा। तो तुमको मैंने तरीका क्या बताया मच्छरों के काटने का, कि इससे पहले कि वो तुम्हारा ब्लड सक करें, वो पहले अपना सलाइवा थूकते हैं तुम्हारे ब्लड में। तो वो जो मच्छरी है जिसके अंदर प्रोटोजोआ है मलेरिया कॉज करने वाला, वो आएगी, एक हेल्दी इंसान को आकर के अपना डंक मारेगी और इससे पहले कि उसका ब्लड सक करे वो उसके ब्लड में थूकेगी। तो जब वो थूकेगी, जब अपना सलाइवा निकालेगी बेटा, तो सलाइवा के साथ साथ क्या होगा, मलेरिया कॉज करने वाला प्रोटोजोआ जो उसकी बॉडी में था वो भी बाहर निकाल देगी। यानी कि हेल्दी इंसान की बॉडी में बेवजह क्या हुआ, मलेरिया कॉज करने वाला प्रोटोजोआ आ गया, तो दूसरे वाले को भी मलेरिया हो गया। डेंगू में भी ऐसी होता है, दूसरी मच्छरी होती है वो जो है डेंगू का जो पैथोजन है वो भी इसी तरीके से क्या करती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में लेकर के जाती है कि यहाँ से उठाया डेंगू का पैथोजन और दूसरे वाले पेशेंट को, दूसरे वाले हेल्दी इंसान जिसको डेंगू नहीं था उसको जाकर के काटा, उसके बॉडी में पहुंचा दिया। आजा, तो कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में इतना ही। अब एक बार अपन रीड कर लेते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये कैंसर, डायबिटीज, एस्मा वगैरह आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए अपन ने बोला, इतनी बात करी कि हाँ ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बेटा पैथोजेंस कॉज नहीं करते, कोई भी ऐसा पैथोजन नहीं जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज करे, ठीक है। सो अ डिसीज इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड. It can happen when one or more organs or organ systems stop functioning properly. Some diseases are caused by germs like bacteria, viruses, fungi, worms, or even by protozoa, single cell organisms.
दीज डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, पैथोजेंस बुलाते हैं, ठीक है। अदर डिसीजेज में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ठीक है, कि विटामिन सी नहीं खा रहे हैं तो स्कर्वी हो रहा है, विटामिन डी नहीं खा रहे हैं तो रिकेट्स हो रहा है, तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। सम डिसीजेस लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ लंबे समय तक चलते हैं और रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो डिसीजेस को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होते हैं दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर यूजुअली लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट या अदर एनवायरमेंट। कम्युनिकेबल डिसीजेस वो जो कि पैथोजन से कॉज होते हैं, दे कैन स्प्रेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू, दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Some examples are typhoid, dengue, flu, chickenpox, COVID-19. In recent years, non-communicable diseases like diabetes, heart disease and cancer have become more common in India. मतलब कहने को तो नॉन कम्युनिकेबल के लिए अपन बोलते हैं कि अरे इनको तो कोई पैथोजन कॉज नहीं करता है, तो बड़ी मजे की बात है। बेटा इंडिया में ज्यादातर जो डेथ्स हो रही हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण ही हो रही हैं। जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उन वो पैथोजन के कारण हो रही हैं, है ना। पैथोजन हमारी हवा को, खाने को, पीने को कंटामिनेट करते हैं, तो कंटामिनेटेड एयर से, वाटर से, फूड से बचना आसान है। अपने खाने पीने और हवा को कंटामिनेट होने से बचाना हमारे हाथ में है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम कम्युनिकेबल डिसीजेस से अपना बचाव कर सकते हैं, बट जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं बेटा उनसे अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि उनके लिए तो अलग से कोई पैथोजन है नहीं उनको कॉज करने वाला। कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हो जाते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, लाइफस्टाइल होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग जो दारू पीते हैं उनका लिवर जल्दी खराब हो जाता है, लिवर कैंसर होता है। जो लोग स्मोक करते हैं उनमें लंग कैंसर हो जाता है। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनमें माउथ कैंसर हो जाता है। तो इस तरीके की बेटा अगर किसी इंसान की लाइफस्टाइल है तो बीमार तो वो पड़ेगा ना। बहुत मोटा है इंसान, मोटापा तो हर बीमारी की एक मेन वजह होता है। बहुत मोटा है इंसान तो उसको सबसे पहले हार्ट डिसीजेज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? हार्ट का काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना। अब मान लो एक इंसान बहुत मोटा है तो उसकी बॉडी इतनी बड़ी है, तो उसके हार्ट पर सोचो कितना दबाव, कितना प्रेशर पड़ेगा कि उसको इतनी बड़ी बॉडी को जो है ना पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना पड़ेगा। तो एक एज के बाद तो उसका हार्ट भी गिव अप कर देगा कि भाई मैं काम करते करते थक गया, इतनी बड़ी बॉडी में ब्लड पंप करते करते थक गया, अब इसके आगे मेरे बस की नहीं है। सो इन रिसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो हैं बेटा उनसे ज्यादा डेथ हो रही है इंडिया में। दिस इज हैपनिंग बिकॉज चेंज इन हाउ पीपल लिव, सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, गेटिंग लेस एक्सरसाइज, मोटे होते जा रहे हैं, and living longer lives. Today, the most deaths in India are caused by NCDs. Understanding the difference between the two types, ये देखो इनका ये फैलते कैसे हैं, ये आपकी NCERT में देखो दिया हुआ है। All communicable diseases are caused by pathogens. These pathogens can enter our body through air we breathe or by consuming contaminated food or water and more. But how do these pathogens spread from one person to another? Some common way is through air when an infected person coughs या sneezes, या through direct contact कि हाथ जाके मिला लिया, या indirectly क्या कर रहे हैं, personal items की sharing कर रहे हैं of an infected person. So some of the communicable diseases spread through contaminated drinking water or food. Some pathogens also spread by insects like mosquitoes and houseflies. These insects are called vectors. अब देखो आपकी एनसीईआरटी में जो टेबल दी हुई है अपन देख लेते हैं। कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, इसको वायरस कॉज करता है। अटैक कहाँ करता है, कहाँ का इन्फेक्शन कॉज करता है? अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं? नाक बहेगी, नाक बंद हो जाएगी तो कंजेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, गला खराब हो जाता है, सोर थ्रोट होता है, फीवर, कफ, बॉडी एक। प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हैं, क्या करके हम अपने आप को सर्दी जुकाम से बचा सकते हैं? अपने हाथ बार बार धोएंगे बेटा। हमें नहीं पता कि जो चीज़ हमने टच करी है अपने हाथों से उस चीज़ पे ये वायरस है कि नहीं है चिपका, हमारे हाथ में कहीं वायरस तो नहीं लगा है। तो अपने हाथों से कुछ खाने के पहले या अपने हाथों से अपने नाक और मुंह को टच करने के पहले हमें इनको अच्छे से वॉश करना चाहिए। तो फ्रीक्वेंटली अपने हाथों को वॉश कर लो। नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, अपनी पर्सनल चीजें खुद ही रखो बेटा, किसी और के साथ शेयर मत करो। कवरिंग माउथ एंड नोज, अगर पब्लिक किसी जगह पे जा रहे हो तो
नाक मुंह को ढक के जाओ। चिकन पॉक्स बेटा वायरस से होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन का ये इन्फेक्शन होता है। इसमें माइल्ड फीवर आता है। देखो इसमें ना फफोले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं चिकन पॉक्स में, और उन ब्लिस्टर्स में फफोलों में पानी भर जाता है, फ्लूइड भरा रहता है, वो काफी इची होते हैं बेटा, और जो है ना फीवर भी आता है, रैशेस भी डेवलप हो जाते हैं। कंप्लीट आइसोलेशन जरूरी है चिकन पॉक्स में। अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो भैया उसको बोलो कि जब तक तुम्हारा चिकन पॉक्स ठीक नहीं हो रहा है एक अकेले कमरे में रहो। ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी तुम देखभाल मत करो, उसका इलाज मत करवाओ, इलाज करवाओ, लेकिन दूरी मेंटेन करो। माउथ और नोज को कवर करो, वैक्सीनेशन करवाओ। मीजल्स वायरस से होता है, स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये इन्फेक्शन होता है। यहाँ पर रैशेस डेवलप हो जाते हैं बेटा स्किन पर, ठीक है ना, मीजल्स में। यहाँ पर फीवर आता है, सोर थ्रोट होता है, गर्दन पर, कान पर और अदर पार्ट्स पर जो है ना रैशेस डेवलप होते हैं। आइसोलेशन जरूरी है, यहाँ पर भी नाक मुंह को कवर करो, हाइजीन मेंटेन करो, वैक्सीनेशन करवाओ। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बैक्टीरिया कॉज करता है, लंग्स का ये इन्फेक्शन होता है। कफ, फीवर, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी बंद हो जाएगी, और अगर भूख नहीं लगेगी इंसान को तो वजन भी कम होने लग जाएगा। ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड, जिसको टीबी है उससे दूरी बनाएंगे, दूरी इन द सेंस उससे नफरत नहीं करेंगे लेकिन अपना बचाव करेंगे। कवरिंग माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन और गेटिंग वैक्सीनेटेड। देन मलेरिया आप बोलते हो कि प्रोटोजोआ कॉज करता है, स्किन और ब्लड का इन्फेक्शन होता है ये। हाई फीवर आता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग और पीरियोडिक चिल्स, मतलब कि हर 48 या 72 आवर्स में मलेरिया का बुखार चढ़ता है, तो रुक रुक कर जो ना कपकपाहट होती है, ठंड लगती है। मस्किटो नेट का इस्तेमाल करो, मस्किटो रिपेलेंट्स का काम करो। लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहनो ताकि मच्छर ना काटें। अपने आसपास अगर घर के आसपास कहीं ऐसा पानी इकट्ठा हो रहा है जहां पर मच्छर मक्खी ग्रो कर रहे हैं तो उस पानी को हटाओ, अपने घर के आसपास मच्छर मक्खी मत पनपने दो। डेंगू फीवर वायरस के कारण होता है, ठीक है। स्किन ब्लड का ये भी इन्फेक्शन होता है, इसमें भी फीवर आता है। इसमें ना मेनली डेंगू में क्या होता है बेटा, जॉइंट पेन बहुत होता है, हड्डियां बहुत दुखती हैं, ठीक है। मसल एंड जॉइंट पेन, नोजिया, फीवर, हेडेक। इसमें भी आपको मस्किटोज वगैरह जो होते हैं इनको अपने घर के आसपास नहीं भटकने देना है, ठीक है। और मस्किटो नेट, रिपेलेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करना है। टाइफाइड बैक्टीरिया कॉज करता है, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है ये। पेट में दर्द होगा, फीवर होगा, डायरिया लगेगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखो, खाना घर का खाओ, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, जो पानी पी रहे हो वो भी बॉइल्ड होना चाहिए एटलीस्ट। वैक्सीनेशन करवाओ। एस्केरियासिस ये बेटा वर्म कॉज करेगा, इंटेस्टाइन में ही आकर के चिपक जाता है दीवार से और हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता रहता है। तो स्टूल में जो है ना वर्म्स दिखेंगे, भूख नहीं लगेगी, पुअर ग्रोथ होगी, डायरिया मतलब वही लूज मोशन टाइप्स, ठीक है। वेट लॉस होता जाएगा, एनीमिक होता जाएगा जो भी इंसान है उसको। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है बेटा, जितना साफ सुथरा खाना खाओगे उतना जो है ना ये सब चीजें आपसे दूर रहेंगी। By studying the table 3.1, we can understand how infectious diseases spread and how to prevent them. Here are some important precautions: keeping ourselves and our surroundings clean. खुद को साफ रखो, हर दिन नहाओ धो, जो भी बैक्टीरिया पैथोजन चिपके हुए बॉडी में उन सबको बाहर भगा दो, ठीक है। और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखो। Washing hands with soap and water to remove pathogen. दिन में अगर बेटा 5 से 6 बार तुम्हें अपने हाथ धोने भी पड़े तो उसमें कुछ गलत नहीं है, तुम्हारा ही उसमें भला होगा। कवरिंग माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग। मास्क लगाओ क्राउडेड प्लेसेस में, ठीक है। पर्सनल आइटम्स लोगों के शेयर मत करो, जरूरी नहीं है कि जो दोस्त तुम्हारा टॉवल यूज कर रहा है, जो तुम्हारे टाल यूज कर रहा है उसकी टाल तुम भी यूज करो, ठीक है। जो नैपकिन वो यूज कर रहा है वो भी तुम यूज करो। अलग अलग अपना रखना चाहिए पर्सनल सामान, ठीक है। अपना घर, अपना खाना, अपना पीना सब साफ रखो। स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग व्हेन वी आर unwell helps the body recover and minimizes the spreading of the diseases to others. अगर बीमार हो तो घर पे ही रहो, घर पे रहोगे जल्दी रिकवर होगे, बॉडी को भी रेस्ट करने का तुम्हें मौका मिल जाए, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा, और प्लस दूसरों को तो बीमारी नहीं फैलाओगे। ये नहीं कि हम बीमार पड़े तो दूसरों को भी बीमार करेंगे बाहर जाकर के, ये नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कैसे होते हैं, तो इसके बारे में आपको बताया ही मैंने, लाइफस्टाइल डाइट के कारण या दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन बीमारियां जो आपने पढ़ रखी हैं, स्कर्वी, एनीमिया, ग्विटर वगैरह, ठीक है।
फिर उसके बाद में विच आर कॉज बाय द लैक ऑफ, अच्छा डेफिशिएंसी डिसीजेस बेटा यही होते हैं जो किसी, वही वाली बात है कि तुम्हारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स नहीं दोगे सही मात्रा में बॉडी को तो फिर क्या होगा, उसकी उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स फिर देखने को मिलेंगे। डिसीजेस सच एज कैंसर, डायबिटीज, एजमा, ये लंबे समय तक जो चलते हैं इनको अपन क्रॉनिक डिसीजेस बोलते हैं, ठीक है, लंबी जो बीमारियां चलती हैं उनको अपन क्रॉनिक डिसीजेस बोलते हैं। डायबिटीज मोस्ट कॉमन बेटा डिसीज हो गई है आज के टाइम पर, बच्चों में भी बेटा अब तो डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज उसको अपन बोलते हैं, वो होने लग गई है। इनफैक्ट इंडिया नाउ हैज one of the highest numbers of people with diabetes in the world. It often develops due to combination of hormonal imbalance और unhealthy eating habits, lack of physical activity, overweight है, मोटापा है। मैंने बोला ना मोटापा तो बेटा हर बीमारी की एक वजह होता ही होता है, तो मोटापा नहीं होना चाहिए, ठीक है। विटामिन ए देखो अगर कमी हो जाती है तो विजन में प्रॉब्लम आती है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी होता है, मसल्स कमजोर हो जाती हैं, उसमें एनर्जी नहीं रहती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी से बोन और दांत खराब हो जाते हैं, आयोडीन की कमी से ग्विटर हो जाता है, आयरन नहीं होगा डाइट में तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में बीमारियों की बात हो गई है, अब इन बीमारियों से बचा कैसे जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हमें बीमारी हो ही ना, तो कितना बढ़िया, कितनी मजे आए ना। तो उसका इलाज है क्या, वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन। अब आप बोलोगे कि मैम वैक्सीनेशन में होता क्या है, वैक्सीनेशन में इंसान को वैक्सीन दी जाती है ना। व्हाट इज वैक्सीन, अगर हमें पता है कि ये बीमारी इस पैथोजन से हो रही है तो उस पैथोजन का ही एक इनएक्टिव फॉर्म या ऑलमोस्ट उसका डेड फॉर्म पैथोजन का हम जानबूझ के अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। आप बोलोगे कि मैम पैथोजन तो ये डिसीज कॉज करने वाला है ना, तो उस पैथोजन का वीकेंड फॉर्म मतलब कमजोर फॉर्म या उसका इनएक्टिव फॉर्म बॉडी के अंदर हम क्यों लेंगे, जानबूझ के पैथोजन को बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो वो बीमारी नहीं लगा देगा, नहीं लगाएगा। क्यों, हमारी बॉडी में होता है हमारा प्यारा सा इम्यून सिस्टम, जो कि क्या काम करता है बेटा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब क्या है, ये हमारी बॉडी की एक नेचुरल एबिलिटी होती है डिफेंस करने की, टू प्रोवाइड डिफेंस। मेरी बात समझो, हमारी बॉडी में होता है हमारा इम्यून सिस्टम जो कि एक डिफेंस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, डिफेंस एक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम। अब आप बोलोगे मैम डिफेंस एक्शन कैसा डिफेंस एक्शन, जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन घुसता है, पैथोजन है मतलब डिसीज कॉज करने के बहाने, मतलब डिसीज कॉज करने के लिए आएगा, तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन घुसता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको सबसे पहले इस बात का पता चलता है कि बॉडी में क्या हुआ है, कोई पैथोजन घुसा है। तो अब इससे पहले कि वो बीमारी लगाए, इन्फेक्शन कॉज करे, बॉडी का इम्यून सिस्टम जाकर के उससे लड़ाई करता है और लड़ाई में उसको मार गिराता है, उसको हरा देता है, जिसके कारण हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हमें इन्फेक्शन नहीं होता। इसे अपन बोलते हैं डिफेंस एक्शन, जो कि इम्यून सिस्टम परफॉर्म करता है। और इस नेचुरल एबिलिटी को हमारी बॉडी की पैथोजन से लड़ने की जो नेचुरल एबिलिटी है ना हमारी बॉडी की, इसी को अपन बोलते हैं इम्यूनिटी। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमें क्या देता है, इम्यूनिटी देता है। अब सवाल यह है कि बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, ये बनाता कौन है, तो इसे बनाने वाले होते हैं बेटा हमारे बॉडी के स्पेशल टाइप के ब्लड सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं WBCs, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। ये हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं और यही क्या करते हैं बेटा, यही पैथोजन से जाकर के लड़ाई करते हैं, लड़ाइयां करते हैं और उनको मार गिराते हैं ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अब इनके लड़ने के देखो दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि जैसे मान लो कि ये WBC है, ठीक है, मान लो कि ये WBC है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसको पता चलेगा कि भाई बॉडी में क्या है, पैथोजन आया है, ये जाएगा और उस पैथोजन को अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। ये देखो ये पैथोजन आ गया है कहाँ, WBC के अंदर। भाई तरीका होता है ना लड़ने का अपना अपना। तो जो अपनी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनका एक तरीका क्या लड़ाई करने का, कि जैसे ही पैथोजन आया बॉडी में
उस पैथोजन को WBCs अपने अंदर ले लेते हैं। ये देखो WBC के अंदर क्या आ गया, पैथोजन आ गया, दिस इज पैथोजन। अब अगर पैथोजन को WBCs ने अंदर लिया है तो उसको प्यार तो करेंगे नहीं ना बेटा, उसको मारेंगे, मार के उसको मार डालेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। अब होता है दूसरा तरीका। दूसरा तरीके में क्या होता है कि जो WBCs हैं, ठीक है, जो WBCs हैं वो कुछ बॉम्ब के गोले बना देते हैं। बेटा तुमने मूवीज में देखा होगा ना, दुश्मन के ऊपर क्या करते हैं, ऐसे फेंक के मारते हैं बॉम्ब और वो फटता है तो वो मर जाते हैं दुश्मन। बस यहाँ पर भी वही है कि WBCs पैथोजेंस के अगेंस्ट क्या करते हैं, ये बॉम्ब के गोले बना देते हैं। इन बॉम्ब्स को अपन बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पैथोजन आया उसको देख करके WBCs उनके अगेंस्ट क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, और फिर ये एंटीबॉडीज जाकर के पैथोजन को मार गिराती हैं। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम पैथोजन से लड़ता है। इस नेचुरल एबिलिटी को अपन बोलते हैं इम्यूनिटी। WBCs क्या करते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं, मतलब यही जाकर के फाइट करेंगे पैथोजन से। दो तरीके होते हैं लड़ने के। एक तरीका क्या है, पैथोजन को WBCs अपने अंदर ले लेते हैं और अंदर लेकर के मार गिराते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट बॉम्ब्स बना लेते हैं जिनको अपन बोलते हैं एंटीबॉडीज, और फिर यही एंटीबॉडीज को WBCs फेंक के मारेंगे तो पैथोजन मर जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी तो हम बीमार पड़ ही जाते हैं ना। तो अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना काम कर रहा है, WBCs इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? बीमार इसलिए पड़ जाते हैं बेटा क्योंकि कभी कभी जो पैथोजन आता है ना वो स्ट्रॉन्ग आ जाता है। वो इतना, मतलब दुश्मन को भी कमजोर नहीं मानना चाहिए, वही वाली बात है। ठीक है, तो कभी कभी जो बॉडी के अंदर हमारे पैथोजन आ जाता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग आ जाता है कि WBCs मेहनत तो बहुत करते हैं, लड़ाइयां तो बहुत लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई में वो कभी कभी हार भी जाते हैं। हार जाएंगे तो क्या होगा भाई, अगर WBCs हार गए, भाई दो लोग लड़ रहे हैं, अगर एक हार गया तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा वाला है वो तो जीत जाएगा ना। तो जो पैथोजेंस होते हैं वो जीत जाते हैं, मतलब बॉडी में इंफेक्शन कर देते हैं और बीमार कर देते हैं हमको। लेकिन एक अच्छी बात होती है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की। क्या, मान लो कि एक बहुत ही शक्तिशाली पैथोजन आ गया। ठीक है, मान लो कि एक बहुत ही शक्तिशाली पैथोजन आ गया, और ऑब्वियस सी बात है मैं बोल ही रही हूं शक्तिशाली पैथोजन है, इसका मतलब ये कि WBCs जब इससे लड़ने के लिए गए तो उससे जीत नहीं पाए। ठीक है, ये अपनी वही एंटीबॉडीज बना रहे थे, पैथोजन जैसे ही आया तो इसको देख करके WBCs ने क्या करा, बॉम्ब के गोले बनाने शुरू करे, एंटीबॉडीज बनाना शुरू करी। लेकिन इससे पहले कि एंटीबॉडीज बन पाती पूरी पूरी और ये जाकर के पैथोजन को मार गिराती, पैथोजन इतना स्ट्रॉन्ग आया था बेटा कि उसने पहले ही क्या करा, इन्फेक्शन कॉज कर दिया और हमें बीमार कर दिया। अब मतलब अब हो ही गए बीमार, क्या कर सकते हैं। अब हुआ ये कि 6 से 7 महीने बाद, ठीक है, 6 से 7 महीने बाद ये पैथोजन बॉडी में फिर से घुसा और इसने सोचा कि भाई पिछले बार तो मैंने इस इंसान को जो है ना बीमार कर दिया था 6 मंथ्स के बाद, समझ लो। ठीक है, 6 मंथ्स के बाद ये पैथोजन फिर से आया बॉडी में। ये 6 महीने पहले आया था, इंसान को बीमार कर दिया था, इससे पहले कि एंटीबॉडीज मुझ पे अटैक करती मैंने पहले ही जो है ना इंसान को बीमार कर दिया था। इस बार भी मैं जाऊंगा इन्फेक्शन कॉज करूंगा। लेकिन बॉडी के इम्यून सिस्टम की बात अच्छी है बेटा ये कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को सब कुछ याद रहता है। जैसे ये पैथोजन 6 महीने बाद दोबारा आया, बॉडी के इम्यून सिस्टम को रियलाइज हुआ कि ओ ये तो वही है जो 6 महीने पहले आया था और आ करके जो है ना बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करके गया था, इंसान को बीमार कर दिया था हमारे रहते हुए। है हमारी एंटीबॉडीज जो ना ठीक से काम ही नहीं कर पाई थी, उसके पहले इसने बॉडी में इन्फेक्शन लगा दिया था। ये दोबारा आया है बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, लेकिन इस बार इसको हम नहीं जीतने देंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार जब ये पैथोजन आया था तो इसके अगेंस्ट जो हमने एंटीबॉडीज बना के रखी थी वो अभी भी बनी हुई है। एक बार करी गई मेहनत वेस्ट नहीं होती। तो बॉडी के इम्यून सिस्टम ने बोला कि भाई अब तुम जो 6 महीने बाद दोबारा आए हो ना, अब तुमको इस बार हम जीतने नहीं देंगे। क्यों? तुम्हारे अगेंस्ट हमने एंटीबॉडीज पहले से ही बना करके रखी हैं। तो जैसे ये पैथोजन बॉडी में आएगा एंटीबॉडीज इसके ऊपर दे मारेंगी, मतलब इम्यून सिस्टम क्या करेगा, फेंक के मारेगा इस पैथोजन के ऊपर क्या, एंटीबॉडीज, और इस बार इसका खात्मा हो जाएगा।
तो एंटीबॉडीज की अच्छी खास मतलब अच्छी बात ये होती है कि अगर एक बार पैथोजन आया तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो एंटीबॉडीज हमेशा के लिए बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। जब दोबारा से वो पैथोजन आता है बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, जो बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं उनके ऊपर मारी जाती है और वो पैथोजन वही मर जाता है इससे पहले कि वो इन्फेक्शन लगाए हमें। ठीक है, यहीं से बेटा कॉन्सेप्ट निकल करके आया किसका, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल करके आया वैक्सीन का। हुआ यह था कि एक टाइम पर जो है स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही डेडली बीमारी हुआ करती थी, मतलब बहुत सारे लोग स्मॉल पॉक्स से मर रहे थे, बहुत सारे लोग स्मॉल पॉक्स से मर रहे थे। स्मॉल पॉक्स बेटा एक वायरस कॉज करता है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट डॉक्टर थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, नाम था उनका एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने एक चीज नोटिस करी, उन्होंने देखा जैसे स्मॉल पॉक्स को एक वायरस कॉज करता है वैसी एक और बीमारी थी काउ पॉक्स नाम की, काउ पॉक्स नाम की, और नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसको हो रही थी, काउस को हो रही थी, गाय वगैरह को ये बीमारी हो रही थी और इसको भी वायरस ही कॉज कर रहा था, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने नोटिस किया कि काउ पॉक्स जो बीमारी है वो गायों को हो रही थी, इसको भी वायरस ही कॉज कर रहा था। वो लोग जो कि काउ पॉक्स से ग्रसित काउस की सेवा कर रहे थे, टेक केयर कर रहे थे, उन लोगों को भी काउ पॉक्स हुआ। मतलब काउ पॉक्स का जो वायरस है वो काउ से इंसानों की बॉडी में भी गए, लेकिन इंसानों में जो काउ पॉक्स था बेटा वो इतना खतरनाक नहीं था, लोग उससे मर नहीं रहे थे बल्कि ठीक हो जा रहे थे। तो एडवर्ड जेनर ने नोटिस किया कि वो लोग जिनको काउ पॉक्स हो चुका है उनको चिकन पॉक्स नहीं हो, सॉरी स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। मतलब स्मॉल पॉक्स उस टाइम पर बहुत तेजी से फैल रहा था, लोग मर रहे थे, लेकिन उसी बीच सर ने नोटिस किया, एडवर्ड जेनर ने, कि जिन लोगों को ऑलरेडी काउ पॉक्स हो चुका है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों को ही वायरस कॉज करता है, दोनों को ही वायरस कॉज करता है, अलग अलग वायरस, लेकिन दोनों वायरस क्या है बेटा, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू सेम फैमिली, एक ही फैमिली को ये दोनों वायरस क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो हुआ ये कि जैसे एक काऊ थी, ठीक है, एक काऊ थी, उसको क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, सॉरी उसको काऊ पॉक्स हुआ, ये रहा काऊ पॉक्स का वायरस, ये रहा काऊ पॉक्स का वायरस, ठीक है, सीपी लिख रही हूं शॉर्ट में, सीपी मतलब काऊ पॉक्स का वायरस। अब इसको जो इंसान टेक केयर कर रहा था इस गाय की, उस इंसान के शरीर में, उस इंसान के शरीर में क्या हुआ, उस इंसान के शरीर में ये काऊ पॉक्स का वायरस आ गया, ये वायरस इंसान की बॉडी में आ गया, तो इंसान को भी क्या हुआ, काऊ पॉक्स हो गया। तो इंसान की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने क्या किया, काऊ पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली। हालांकि वो एंटीबॉडी ज्यादा काम नहीं कर पाई, ठीक है, एंटीबॉडीज बन गई, क्योंकि जो भी पैथोजन आएगा, यहां पर काऊ पॉक्स का वायरस आया इंसान की बॉडी में, तो उस वायरस के अगेंस्ट क्या हुआ, बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली। हालांकि एंटीबॉडी ज्यादा काम नहीं कर पाई क्योंकि वायरस थोड़ा सा स्ट्रांग था, तो उसने बीमारी तो कॉज करी दी, लेकिन बीमारी से इंसान मरा नहीं क्योंकि वो ज्यादा फेटल नहीं था, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडीज तो बन गई। अब क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स को कॉज करने वाला वायरस, स्मॉल पॉक्स को कॉज करने वाला वायरस जब इंसान के शरीर में गया तो इंसान के बॉडी के इम्यून सिस्टम ने बोला कि ओ भाई, इसी के मिलते जुलते वायरस के अगेंस्ट तो हमने एंटीबॉडीज बना के रखी हुई है ना। मैंने क्या कहा कि दोनों ही बीमारियों को दो अलग अलग वायरस कॉज कर रहे थे, लेकिन दोनों सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे थे, बहन भाई बोल लो दोनों वायरस को, ठीक है। तो इंसान के इम्यून सिस्टम ने बोला कि भाई बहन के अगेंस्ट तो हमने एंटीबॉडीज बना के रखी थी, अब उसका भाई आया है तो चलो इन्हीं एंटीबॉडीज को ले जाकर के दे मारते हैं, तो क्या पता भाई मर जाए। मतलब कि काऊ पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज बनी ही थी, उन्हीं एंटीबॉडीज को फेंका गया किसके ऊपर, स्मॉल पॉक्स के वायरस के ऊपर।
तो क्योंकि दोनों सेम फैमिली को वायरस बिलोंग कर रहे थे, तो जो एंटीबॉडीज इसके लिए बनी थी वो एंटीबॉडीज स्मॉल पॉक्स के वायरस को जाकर के मार गिराती हैं, जिससे कि इंसान को अब स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। तो एडवर्ड जेनर को मतलब ये समझ में आया कि अगर कोई पैथोजन जो बीमारी को कॉज कर रहा है, उस पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी में यदि ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो जब पैथोजन बॉडी के अंदर जाता है ना, तो वो एंटीबॉडीज जाकर के पैथोजन को मार गिराती है, मतलब वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता, हम बीमार नहीं हो पाते। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि एंटीबॉडीज किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट तभी बनती हैं बॉडी में जब वो पैथोजन बॉडी में घुसता है। जब तक पैथोजन बॉडी में घुसेगा नहीं बेटा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बन पाती हैं। तो इसीलिए वैक्सीन का कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि भाई ये काम करते हैं ना, जो भी ऐसी बीमारियां हैं, ऑब्वियसली कम्युनिकेबल बीमारियां, मतलब ऐसी बीमारियां जिससे कि इंसान की डेथ हो सकती है, जो कि काफी फेटल हो सकती है, उस बीमारी को कॉज करने वाला जो पैथोजन है उसको जानबूझ के हम क्या करते हैं, लोगों की बॉडी के अंदर डालते हैं, ताकि जब वो पैथोजन बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी। लेकिन जो पैथोजन हम इंसान के शरीर में डालेंगे वो पैथोजन कैसा होना चाहिए, या तो डेड होना चाहिए कि मरा हुआ पैथोजन डाल रहे हैं, है ना, ताकि वो बॉडी में जाके बीमारी ना लगाए, या फिर वीकेंड पैथोजन, मतलब इतना कमजोर है पैथोजन कि वो बीमारी कॉज नहीं कर सकता। कि कहने को तो जैसे मान लो कि पोलियो की वैक्सीन होती, जो अपन पीते ना, 2 बूंद जिंदगी की, 5 साल की उम्र तक जो अपन पीते हैं, वो क्या होता है बेटा, पोलियो को कॉज करने वाला जो वायरस है ना, अपन वही वायरस पीते हैं, लेकिन वो डेड या वीकेंड वायरस होता है, मतलब इतना कमजोर वायरस होता है कि वो जा तो रहा है बॉडी में लेकिन पोलियो कॉज कर नहीं पाएगा। लेकिन ये बात हमारी बॉडी को पता नहीं होती, हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है और जाकर के उसको मार गिराती है। तो नेक्स्ट टाइम कभी मान लो किसी के शरीर में एक्टिव पोलियो वायरस घुस गया, तो बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन रखी होंगी, वो जाके उस वायरस को मार डालेंगी। So, English doctor Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox. This led to the invention of first vaccine, और इससे जो है ना काफी मदद मिली। So, vaccines आप बोल सकते हो कि are one of the most effective ways to protect people from all ages, from infants to elderly, against many serious diseases. They help prevent illnesses and reduce the spread of infections and save millions of lives every year. It is important to remember that vaccines are preventive, not curative. Vaccines बीमारी को रोक सकती हैं, लेकिन ठीक नहीं कर सकती. They can help to minimize the diseases before they happen, but do not treat them once someone is already sick. कि रोक सकती है बीमारी को, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी इंसान बीमार पड़ गया है तो उसको ठीक नहीं कर सकती. Some people may fear or doubt vaccines, लेकिन वैक्सीन बेटा सेफ होती हैं, उनको डाउट करने की जरूरत नहीं है कि बाप रे, है ना, वैक्सीन ले रहे हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए. कुछ गड़बड़ नहीं होती है बेटा, वैक्सीन बिल्कुल सेफ रहती हैं, ठीक है ना. तो डेड या आप बोल सकते हो कि वीकेंड पैथोजन लिया जाता है बॉडी के अंदर, उसी को अपन बोलते हैं वैक्सीन, ठीक है. चलो, ताकि बॉडी क्या करे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ले. चलिए, फिर उसके बाद में अब क्योंकि बीमार पड़ी गए हैं तो फिर ठीक भी होना पड़ेगा, तो ट्रीटमेंट के लिए फिर आती हैं कौन, एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या होती है बेटा, ये वो दवाइयाँ होती हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. मतलब बॉडी में अगर बैक्टीरिया आ गया है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, इन्फेक्शन कर ही दिया है कॉज, तो फिर हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं. एंटीबायोटिक पता है क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया सेल्स होते हैं, है ना, सेल्स की जो सेल वॉल होती है, आपको पता है कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसकी आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल होती है. तो बेटा अगर आप किसी सेल की कवरिंग को ही डिस्ट्रॉय कर दो तो सेल बोलेगा कि क्या मेरी कवरिंग को ही तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया. सेल बोलेगा तुमने मेरी कवरिंग को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो मैं खुद भी तो क्या हो गया, बर्बाद हो गया ना, मैं तो डिस्ट्रॉय हो गया. तो अगर सेल की कवरिंग को ही हटा दिया गया बेटा तो सेल भी मर जाता है. तो जो अपनी एंटीबायोटिक्स होती हैं ये क्या करती हैं, बैक्टीरियल सेल्स की सेल वॉल को जाकर के डिस्ट्रॉय कर देती हैं. बैक्टीरियल सेल्स की जो सेल वॉल होती है उसको जाकर के एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय कर देती है, और अगर सेल वॉल ही डिस्ट्रॉय हो गई बेटा तो सेल भी मर जाता है.
ठीक है। So in our immune system, if our immune system fails to protect us against infections and all, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और फिर हमें मेडिसिन के तौर पे मिलती हैं एंटीबायोटिक्स विच किल द बैक्टीरिया दैट माइट हैव कॉज्ड द डिसीज. Antibiotics work only against bacterial infections because they target parts of bacterial cells that are different from human or any other animal cells. They do not work against viruses या वो diseases जो कि प्रोटोजोआ से होते हैं, वहां पर काम नहीं करेंगे एंटीबायोटिक्स. अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट कहां से निकल करके आया? तो वर्ल्ड वॉर का बेटा टाइम था और लोगों जो सैनिक लोग थे ना, जो सोल्जर्स थे, वो बीमार मतलब उनको चोट लग रही थी और जो उनके घाव थे, जो उनके वुंड्स थे, वहां पर बैक्टीरिया आकर के ग्रो कर रहे थे. मतलब कि जो सोल्जर्स थे वो लड़ाई में नहीं मर रहे थे, लड़ाई से जो उनको चोटें लग रही थी, जो घाव बन रहे थे उनकी बॉडी में, उन घाव में जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा था उससे वो लोग मर रहे थे. ठीक है. तो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे लंदन के जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन, इनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. तो ये बैक्टीरिया की एक कॉलोनी पे जो है ना, मतलब स्टडी कर रहे थे. तो इन्होंने क्या करा, एक छोटी सी चाइना डिश ली और उस पे जो है बैक्टीरिया की ये पढ़ाई कर रहे थे, बैक्टीरिया की पढ़ाई कर रहे थे. ठीक है. फिर हो गई पढ़ाई और ये चले गए वेकेशंस पे. ठीक है ना. वेकेशंस के बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने एक बड़ी मजेदार चीज नोटिस करी. इन्होंने देखा कि ये जो चाइना डिश थी जिसमें कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही थी, इसी डिश में एक तरफ कुछ दूसरी ग्रोथ भी शुरू हो गई थी, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी ग्रोथ शुरू हो गई थी. और वो कौन था? फंजाई. मतलब कि सेम कंटेनर में, सेम डिश में फंजाई की भी ग्रोथ होने लग गई थी. तो आप बोलोगे इसमें मैम कौन सी बड़ी बात है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहे तो साथ में फंगस भी ग्रो करने लगा. बड़ी बात ये थी बेटा कि जहां जहां ये फंगस की ग्रोथ हो रही थी कंटेनर में, उसके आसपास बैक्टीरिया फटक भी नहीं रहे थे, बल्कि वो बैक्टीरिया जो फंगस के कांटेक्ट में आए वो मर गए. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बड़ी हैरानी हुई. उनको ऐसा लगा कि यार ये जो फंजाई की जो ग्रोथ हो रही है, जो फंगस यहाँ पे जो ग्रो कर रहा है, 100% ये क्या कर रहा है, कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है जिसके कारण बैक्टीरिया आ नहीं रहे हैं इस फंगस के पास, और जो आ रहे हैं वो मर जा रहे हैं. फिर उन्होंने इसी फंगस के द्वारा ये प्रोड्यूस किए गए सब्सटेंस को दूसरे बैक्टीरिया के साथ भी टेस्ट किया कि जो ये वाले बैक्टीरिया थे ये तो मर गए, इस सब्सटेंस को दूसरे टाइप के बैक्टीरिया के पास लेकर भी जाते हैं, क्या पता वो भी मर जाए. वो भी मर गए. तो ये जो फंगस की जो ग्रोथ हो रही थी बेटा, एक्चुअली इसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और इससे जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ जिससे कि बैक्टीरिया मर रहे थे, उसको नाम दिया गया पेनिसिलिन का, और जो बनी क्या, पहली एंटीबायोटिक. ठीक है, जो बनी पहली एंटीबायोटिक. तो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. while studying harmful bacteria, he noticed a mold मतलब fungus on a discarded petri dish stopped the bacteria from growing. He realized that the mold released a substance जिसने कि बैक्टीरिया को मार गिराया. This chance discovery led to the discovery of penicillin, the first antibiotic to treat bacterial infections. लेकिन वही वाली बात है बेटा, आज के टाइम पर क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. मतलब कि वही है, इवोल्यूशन हो रहा है. हर ऑर्गेनिज्म अर्थ पर सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते जाते हैं, उसी को अपन इवोल्यूशन बोलते हैं. तो जो बैक्टीरिया है बेटा, वो भी क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं. इस तरीके से उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं कि बैक्टीरिया अब क्या होते जा रहे हैं, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, यानी कि अब उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर रही हैं. उसको अपन बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. ठीक है. तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी बीमार पड़ते हो और जब भी एंटीबायोटिक्स की नौबत आती है, हमेशा डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स ही खानी चाहिए. कई बार लोग पता है क्या करते हैं, हाँ 2 साल पहले बीमार हुए थे, डॉक्टर ने यही वाली एंटीबायोटिक दी थी तो यही खा लेते हैं. मतलब डॉक्टर के पास क्यों ही जाएं, अपने मन से ही एंटीबायोटिक खाते जाते हैं. अब देखो ये वाली बात तो फैक्ट है बेटा कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया को मारती हैं. अब बॉडी के अंदर हमारे अच्छे बैक्टीरिया भी तो होते हैं,
तो जब तुम एंटीबायोटिक्स खाते हो तो ना सिर्फ पैथोजन वाले जो बैक्टीरिया हैं वो मरते हैं, बल्कि तुम्हारे बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी तो मर जाते हैं। तो वैसे भी ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए, और अगर खा भी रहे हो तो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब करी है वो खाओ। अदरवाइज क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तुम्हारे अंदर भी डेवलप हो जाएगी, मतलब कि तुम्हारी बॉडी में भी मतलब ऐसे बैक्टीरिया आने लग जाएंगे जो कि एंटीबायोटिक से मरेंगे ही नहीं। अब नहीं मरेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के सेशन को हम करते हैं एंड। आज अपन ने पूरा चैप्टर कर लिया है रिवाइज। अब अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।